के अगले कार्यक्रम में आइए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग धीरे-धीरे यानी कि आज हम बातचीत करेंगे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इसके इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा जिसका नाम होगा यां यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। तो उसको हम इसके बाद देखेंगे और फिर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का अध्ययन करते-करते इस पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया को नमस्कार बोलेंगे, है ना? तो खैर आइए शुरुआत करते हैं। तो आज आपकी जो विज्ञान की कक्षा नहीं है, केवल यही एक क्लास है। एक बार कमेंट्स दिखाना भाई, फिर आगे बढ़ा जाए। अ, सर कल बायो वाली क्लास पूरी ठीक से कल क्लास अधूरा है ऐप पर, ठीक है? देखना भाई इसमें क्या इश्यू है कल क्लास का। ये जो लोग नोएडा से सुन रहे हैं टेक्निकल टीम के लोग, वो एक बार देख लेंगे कल की जो बायो की क्लास थी, ये अधूरी रह गई है और उसे पूरा कराएँ किसी कीमत पर, है ना? अगली में क्लास के ठीक बाद एक बार इसको हम समझ गए आपने बायो कह दिया तो हमने बोल दिया है, देख लेंगे। तो दोस्तों विद्युत के बारे में देखा जाए कि विद्युत क्या है और विद्युत धारा किसे कहते हैं? वास्तव में विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ध्यान देना एक प्रकार की ऊर्जा है और वास्तव में ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण हो रहा है, तो गतिशीलता है। अतः यह एक प्रकार की कैसी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा अर्थात अंग्रेजी भाषा में कहें तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो वास्तव में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है और किसी भी प्रकार के आवेश का जो प्रवाह हो रहा होता है, उसी आवेश के प्रवाह को हम एक नाम देते हैं, जिसे कहा जाता है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? उसे हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा में आपको इतना ही नोट डाउन करना है और इसे हम चिन्हित करते हैं या इसका जो निरूपण होता है, वो होता है I से। I बराबर है Q अपान T। Q का मतलब होता है चार्ज यानी कि आवेश और T का मतलब समय। तो इनका जो मात्रक होगा चार्ज का कूलम्ब होता है और समय का सेकंड है। तो धारा I बराबर Q अपान T या कूलम्ब बटे समय। इस स्तर पर इसे मापा जाएगा। ध्यान देना। एक है एंड्रे मैरी एम्पियर और एंड्रे मैरी एम्पियर ने विद्युत धारा के बारे में समझाया था। तो नीचे अपनी कॉपी में हम लोग नोट डाल देंगे ऐसे वहाँ से, है ना? और नोट लिखेंगे कि विद्युत धारा के बारे में एंड्रे मैरी एम्पियर ने बताया था। एंड्रे मैरी एम्पियर ने बताया था और ध्यान देना इसलिए जो धारा का या विद्युत धारा का कूलम्ब बटे सेकंड है उसको मूल तौर पर क्या कहते हैं? एम्पियर कहा जाता है। तो याद रखना एम्पियर बराबर होता है कूलम्ब बटे सेकंड। क्या हो जाएगा? कूलम्ब बटे सेकंड। तो इसको भी एग्जाम में ध्यान रखना है और एम्पियर को हम छोटे और बड़े हर स्तर पर मापते हैं। जैसे एक वर्ड है सूक्ष्म रूप में उसे कहते हैं माइक्रो एम्पियर। क्या कहेंगे? माइक्रो एम्पियर के नाम से जानते हैं और इसे हम म्यू ए लिखते हैं। इसका मतलब है 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। क्या होता है? 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। ये कहलाएगा माइक्रो एम्पियर। एक और होता है जिसे कहते हैं और उससे थोड़ा बड़ा है मिली एम्पियर कहते हैं और इसे हम चिन्हित करते हैं एमए से और ये होता है 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। ये हो जाएगा मिली एम्पियर। एक और सबसे बड़ा होता है जिसे कहा जाता है किलो एम्पियर। क्या बोलेंगे? किलो एम्पियर कहा जाएगा और किलो एम्पियर बराबर होता है या के ए लिखते हैं 10 की घात 3 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा? किलो एम्पियर। तो कई बार आपसे पूछ लेंगे कि भाई कितने एम्पियर की धारा बह रही है? तो 2 किलो एम्पियर या 3 किलो एम्पियर ऐसा, है ना? तो खैर ये एक सिंपल सा एक परिभाषा रहा है। तो 2 बातें याद रखनी है कि I बराबर Q अपान T। तो यहाँ से कई बार आपको न्यूमेरिकल भी लगाने को मिल सकता है कि अब I निकालने के लिए पूछ लेंगे, I का मान बताइए धारा का, जबकि कूलम्ब इतना है और इतने समय तक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सर ब्राइटनेस कम कर दीजिए। अच्छा मैं कम करवा रहा हूँ। थोड़ा भाई ब्राइटनेस कम करना। कहाँ गए? ध्रुव? चले जाते हैं। कहाँ गए भाई? तो ब्राइटनेस कम करो। थोड़ा वेट करिए, करवा रहे हैं, तब तक काम चला सके तो चला लीजिए। है ना? अभी भी रह गया है, रिवीजन कर रहे हैं। तो याद आया? इस तरह से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है। आई की वैल्यू पूछ सकते हैं और क्यू और टी दिया रहेगा या कई बार मान लो वो पूछ लिए कि ऐसे कि भई ये बताओ टी का मान या क्यू का मान, तो आप अलग से भी इसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि वो काम बन जाएगा। अब ध्यान देना, जैसे एक सवाल आ गया, इसका क्वेश्चन बताओ कि 2 एम्पीयर की धारा एक बल्ब में 10 मिनट तक बहे तो उस पर कितना आवेश था? यानी कि पूछा गया है पहला धारा आई का मान कितना है? आई का मान कितना है? पूछा गया है। इस सवाल को लगा सकते हो क्या? यहाँ पर है आई बराबर 2 एम्पीयर और 10 मिनट तक बह रहा है। टाइम है 10 मिनट, तो इसको सेकंड में 10 गुणे 60 सेकंड कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आवेश कितना होगा? Q कितना होगा? तो लगा नहीं पाओगे? बताओ ज़रा। बहुत सिंपल सा है। ऐसे अगर सवाल आते हैं तो बहुत सिंपल लगा लोगे ना कि I बराबर Q अपान T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। यही तो होगा। कितना आया बताओ? कूलम्ब का मान बताओ? तो सबका ही आ गया, लगभग सबका आ गया। थोड़ा ब्राइटनेस कम करना भैया इसका। हाँ, ब्राइटनेस इधर बोर्ड तक कम कर दो, कैमरे के माध्यम से। तो ऐसे सवाल आएँगे तो बहुत सिंपल भाषा में लगा लेना, है ना? खैर, आगे देखते हैं। अगला एक चैप्टर है जिसका नाम है आवेश या चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? आवेश या चार्ज कहेंगे। ये क्या है? दरअसल वह गुण जिसके आधार पर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे। मुझे याद है कि हमारे ज़माने में जब हम लोग छोटी क्लास में थे तो एक खेल खेला करते थे। शायद आपको भी ये खेल खेलने को मिला होगा। जैसे मान लो कि मैं अगर कोई कागज़ का टुकड़ा लेता हूँ और इसको मैं बहुत छोटे-छोटे हिस्सों में ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हम अगर इसे कन्वर्ट कर लें तो और इसको ऐसे अपने हाथ में रख लें। तो मैंने ये खेल खेला कि मैं इसको ऐसे रगड़ा था, है ना? ऐसे और इसे आवेशित करके हम प्रयास किए कि इसको चिपकाएँ। देखो, ये चिपक गया। फिर से अगर मैं इसे आवेशित करें यहाँ पर, तो ये चार्ज है ना, ये एक्टिव हो रहे हैं और देखो ये चिपक गया। तो इस तरह की घटनाएँ ही क्या कहलाएँगी? चार्ज।
तो किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना, ये किसी भी आवेशित कण की सबसे बड़ी क्षमता होती है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपल टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। इसे हम आवेश कहेंगे। बस ध्यान रखना है कि Q या आवेश बराबर क्या होता है? तो अभी जस्ट हमने देखा था Q इक्वल टू I इंटू T। एग्जाम में इससे भी सवाल अभी जस्ट लगाया गया। ध्यान देना कि अगर वो विपरीत गुण के हैं, तो ऐसी स्थिति में आकर्षण करते हैं। क्या करेंगे? विपरीत हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आकर्षण करेंगे। और अगर वो समान है, यानी कि प्लस-प्लस हैं या माइनस-माइनस हैं, तो ऐसी स्थिति में वो रिपल यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं। रिपल यानी कि प्रतिकर्षण की संभावना दर्शाते हैं। तो इस स्तर पर भी हमने सर ट्राई की हूँ मैं भी, अच्छी बात है। तो यही था एक सामान्य सी परिभाषा चार्ज। ओके, समझ में आया? ऐसे ही अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर लेना। एग्जाम में यहाँ से सवाल छोटे-छोटे पूछे जाते हैं। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था थेल्स। इन्होंने सबसे पहली बार आवेशन के बारे में काम किया। इन्होंने वस्तुओं में आवेशित करने का सबसे पहला प्रयास किया। इन्होंने क्या किया कि बिल्ली की खाल में इन्होंने एक अंबर आता है, तो उसको रगड़ा, है ना? और जब रगड़ा तो इस तरह से टुकड़े इनकी तरफ क्या हुए? आकर्षित हो गए। और इसी इसी कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहा गया इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की व्यवस्था बनी। ध्यान देना कि टेल्स द फर्स्ट ट्राई टू चार्ज ऑब्जेक्ट ही रब द अंबर विद द कैट्स स्किन एंड अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर। तो इन्होंने सबसे पहली बार ये प्रयास किया कि आवेश क्या होता है इसे बताने का। उम्मीद है अब आप आवेश को समझ गए होंगे। एक और वैज्ञानिक इस कैटेगरी में आते हैं, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान देना, बहुत प्रसिद्ध नाम है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले आवेश की व्याख्या दी थी, जो एग्जैक्ट व्याख्या आई चार्ज की, उसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और इन्होंने कहा था कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को यदि आपस में लाया जाए, तो ऐसी स्थिति में वो अट्रैक्ट करते हैं, इनमें चार्ज होता है। आपको याद होगा एक चूँकि बिहार में हम पढ़ा रहे हैं, तो बिहार में प्रतिवर्ष लाइटनिंग की बहुत घटना घटती है, अर्थात बिजली गिरती है, जिसे हम तड़का कहते हैं। तो तड़का से बचने के लिए बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में हम एक तरीके से त्वरित चालक का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में यह एक कॉपर की रॉड होती है। यहाँ पर एक लंबी सी कॉपर का रॉड लगाते हैं और ये काम कहलाता है त्वरित चालक, जिससे कि जो लाइटनिंग है वो सारे आवेश ये सोख ले और उसे पृथ्वी की तरफ भेज दे। तो इस तरह की व्यवस्था पहली बार किसी ने बताया, तो वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ पर लिखा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक या लाइटनिंग रॉड, जो कि तांबे की बनी होती है, इसके बारे में बताया। और वर्तमान में इसका इस्तेमाल करके आकाशीय विद्युत से बचा जाता है। यह लगभग 10,000 एम्पीयर तक की धारा को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। आपने एक और देखा होगा कि कई बार जो डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनमें एक बात आपने देखी होगी, जब वो बहुत दूरी उन्हें तय करनी होती है, तो मान लो कि एक टैंकर है डीजल का या पेट्रोल का, एक टैंकर लगा हुआ है। तो ये टैंकर अपने साथ में एक लोहे की जंजीर लेके चलता है, देखा होगा आपने। तो इस टैंकर में हालाँकि बहुत ब्लॉक में तेल भरे गए होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि टैंकर में चार्ज उत्पन्न हो जाता है और इस चार्ज उत्पन्न होने से आग लगने का खतरा होता है। इसलिए जो ये जंजीर लगी होती है ना, ये जंजीर क्या करती है कि चार्ज को पृथ्वी की तरफ भेज देती है, पृथ्वी में समाहित कर देती है और एक तरीके से आग लगने से बचाने का वह एक बढ़िया प्रयास है या एक अच्छा प्रयास माना जाता है। तो ये कुछ चालक यानी कि चार्ज के बारे में था और उस चार्ज से कनेक्टेड कुछ और बातें आपको समझाई गई। अब ध्यान देना, एक बड़ा शानदार सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या चार्ज का क्वांटीकरण। एक वर्ड है, अगला हेडिंग अपनी कॉपी में डाल देना कि आवेश का क्वांटीकरण। अभी क्वांटा क्या है? ध्यान देना। इसका मतलब है कि जो आवेश होता है ना, वो प्लस माइनस एन ई होता है। हमेशा ध्यान देना, आवेश अगर कोई है तो या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, प्लस एन ई होगा। यहाँ पर एन है नंबर, क्या है? नंबर, अर्थात एन 1 हो सकता है, एन 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट, डॉट, डॉट नंबर बढ़ सकते हैं। अर्थात जब भी आवेश हमें दिखाई देता है, तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन में होगा, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन में होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन में, या तो 4 इलेक्ट्रॉन में। इस तरह से छोटे-छोटे क्वांटा में वो बँटा होता है। एक पैकेट के रूप में होता है। ऐसा नहीं होता कि रेगुलर वे में आगे बढ़ रहा है। तो आवेश हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बराबर या इनके गुणज होते हैं। 1 गुणज, 2 गुणज, 3 गुणज, 4 गुणज। और एक और ध्यान देना कि आवेश हमेशा कंटीन्यूअस नहीं होते, बल्कि ये छोटे-छोटे पैकेट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस पैकेट में ये ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये जो व्यवस्था हमने आपको बताई, उसी व्यवस्था को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, यानी कि आवेश का छोटा-छोटा पैकेट बन जाना, चार्ज का छोटा-छोटा पैकेट बन जाना, प्लस या माइनस के रूप में। अब इसी के गुणज को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्योंकि आवेश इतना तेज बह रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। हाँ, जैसे लाइट में फोटॉन होता है ना बेटा, फोटॉन के साथ भी ये मैंने आपको बताया कि फोटॉन धीरे-धीरे आते नहीं हैं, बल्कि तेज आते हैं और छोटे-छोटे पैकेट्स में आते हैं। वैसे ही आवेश क्वांटा के रूप में चलता है, पैकेट्स के रूप में चलता है, क्योंकि इतना रेगुलर बेसिस पे चल रहा है वो कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी है क्या, बीच में ब्रेक भी है क्या? नहीं, उसकी चीज़ें इतनी रेगुलर वे में चलती हैं। जैसे अब मान लो कोई कॉपी है, ये मेरे पास इस कॉपी रखी हुई है। अब इसको ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे ही। तो अब कई बार क्या है, पन्ने तो बह रहे हैं एक-एक करके, लेकिन इतना तेज चल रहा है कि ये कई बार ना फिगर बना देता है, चित्र बना देगा एक। वही कहानी है चार्ज की, यानी कि आवेश की। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको ध्यान में कॉपी में लिख लेना है कि विद्युत आवेश सदैव संरक्षित होता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन कर रहा है। ये ना तो कभी बनता है और ना ही कभी नष्ट होता है, बस इसका रूप परिवर्तित कर सकते हो आप। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, वही है, यदि दो समांतर तार चालकों में धारा एक ही दिशा में बह रही है, यानी कि इसी दिशा में, तो इन चालकों के मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। और यदि धारा विपरीत दिशा में बह रही है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकर्षण या रिपल्सन होगा। इसे आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। तो 2 बातें नोट पॉइंट में डाल देनी है अपनी कॉपी में। ये है नोट नंबर 1 और ये है नोट नंबर 2, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब एक सवाल ऐसे आ सकता है कि 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? एक सवाल ये आ सकता है कि 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बना है ना? इस तरह से, तो ध्यान देना, हम Q बराबर Ne, ये अभी जस्ट हमने पढ़ के देखा। ये हमने तत्काल अभी देखा कि क्वांटा है, वो बायोलॉजिकल गुणज में होते हैं। हाँ, सर बायो का कल का क्लास कंप्लीट अपलोड देख लो भाई, इसको करवा दो। हमने बोल दिया है बेटा, अभी हो जाएगा, है ना?
अभी अभी की क्लास पर फोकस कर लेते हैं अपन लोग, बाकी क्लास के ठीक बाद मैं खुद ही असिस्ट कर लूँगा उसको, देखूँगा कि क्या मामला आया। अब अगर हमें n निकालना है तो हो जाएगा q अपॉन इलेक्ट्रॉन। तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 ये 1 इलेक्ट्रॉन पर की पावर है ना? अब इसको आप और ईज़ी करो, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की घात 19 ऊपर चला गया तो ये, और ईज़ी कर लें तो 0.625 इंटू 10 पावर 19, इसको अगर हम और ईज़ी करके लिखें तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो ये एक वैल्यू आ गई। अब इस तरह से 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो 2 कूलम्ब आवेश निकाल सकते हो, 3 कूलम्ब आवेश निकाल सकते हो, 10 कूलम्ब आवेश निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, मल्टीपल करते चले जाना। तो ऐसे भी सवाल छोटे-मोटे आ जाएँगे, इसे हमें ध्यान में रखना है। खैर, अब चूँकि कूलम्ब के बारे में बार-बार यूज़ हो रहा है, तो कूलम्ब ने एक नियम दिया, उसे आइए पढ़ा जाए। अगला हेडिंग है कूलम्ब का नियम। वास्तव में जो कूलम्ब का नियम है, ये करीब-करीब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के लगभग पहुँचता है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया कि m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ये है ना, वैसे ही कूलम्ब का है। इन्होंने क्या कहा कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट। जैसे मान के चलना कि अपने पास ये एक 2 चीज़ें हैं, एक का चार्ज q1 है और एक का चार्ज q2 है। अब इनके बीच बल लग रहा है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है F, वो प्रोपोर्शनल होगा चार्ज पहले के और चार्ज दूसरे के। यानी कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ऐसे लिखेंगे 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहली बात कि मान लो हमारे पास 2 अलग-अलग आवेश हैं, एक Q है और एक Q2 है। Q1 और Q2 तो दोनों के बीच जो बल लग रहा है, वो हमेशा Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा। जितना ज़्यादा आवेश होगा, गुणा होगा दोनों का, उतना ही बल लगता रहेगा। दूसरी बात, अगर मान लो कि उस वस्तु के बीच का एक डिस्टेंस है, जिसे हम R कहते हैं, है ना? द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अर्थात हिंदी में लिखें तो 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल वास्तव में उन आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा अगर आप दूरी बढ़ाओगे, तो बल में कमी आएगी, बल में कमी आएगी। इस तरह से हमें 2 नियम मिले। एक मिला पहला नियम F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दोनों चार्ज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फिर मिला F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों चार्ज के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों मिल गए। अगर दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या होगा? ये कहलाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मिल गया। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएँगे, तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ पर K क्या है? तो यहाँ पर K एक प्रकार का नियतांक है। क्या है? नियतांक है या कांस्टेंट है। नियतांक है या कांस्टेंट कहलाता है। तो इस तरह से छोटे-छोटे सवाल अब यहाँ पर बन सकते हैं। यानी कि कूलम्ब नियम से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमें फार्मूला मिल गया। अब इस फार्मूले पर हो सकता है कि कुछ न्यूमेरिकल आपको मिले। हुँ? अब इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं, तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हो सकता है Q1 की कुछ वैल्यू, Q2 की कुछ वैल्यू, R का कुछ वैल्यू, और इसके आधार पर आपसे F निकालने की कोशिश करें। तो यदि आपको ये फार्मूला याद होगा, हाँ सर 10th में हमने पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है। वही बातें हम दोहरा रहे हैं, ध्यान देना। हम बिल्कुल फ़ॉलो कर रहे हैं NCERT को, प्लस में थोड़ा-सा हम अपना यानी कि सेल्फ इनपुट ऐड कर रहे हैं, और प्लस में हम PYQ को बेस मान रहे हैं, है ना? तो इतना ही हम ले चल रहे हैं, और यही है AEDO के लिए। यदि आप इसे चिन्हित कर लेते हैं या इतना आप कर लेते हैं साइंस के हर एक सब्जेक्ट में, तो काम बन जाएगा। अब ये बायोलॉजी के लिए भी मैं यही कर रहा हूँ, कोई अलग नहीं है। कल कोई आप में से कोई छात्र था तो वो कह रहा था कि आप तो बायोलॉजी ज़्यादा प्यार से पढ़ा रहे हो, क्योंकि सामने ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं, वो भी सारे बच्चे AEDO और दरोगा बैच में हैं। ऐसा नहीं है, वो कई बार क्या होता है ना कि सामने रहने, जैसे यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, कारण कोई सामने है ही नहीं मेरे, तो कोई नहीं है तो मैं उनसे बात नहीं करूँगा। अब ऑफलाइन में क्या होता है, सामने जीवंत बच्चे बैठे हैं प्यारे-प्यारे, उनको देख कर के ये मन करता है कि इनसे बात किया जाए थोड़ी बहुत, तो चर्चा का दौर बीच में आ जाता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी आप ये मान के चलना कि हम सेम यहाँ जैसे पढ़ाते हैं, वही कंटेंट वहाँ हम देते हैं, कोई अंतर नहीं है भैया, है ना? तो दिल पे मत लिया करो, सब ठीक है। और हर विषय की अपनी एक मूल प्रवृत्ति होती है। बायोलॉजी की प्रवृत्ति अलग है ना? इस विषय की प्रवृत्ति अलग है। जैसे हो सकता है कुछ छात्र इस तरह के फ़ॉर्मूलों से घबरा रहे हों, तनाव में आ रहे हों, है ना? आप बहुत खुश होते हैं, ना, ना इसमें क्या ज़हर पैदा कर रहे हैं? हमारी हैंडराइटिंग से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मुँह से तो बोलते हैं ना, उसको सही कर लिया करो। बेटा ना, ते आपने ये लिख दिया कि हमारी हैंडराइटिंग से प्रॉब्लम होती है। तो आपको सच्चाई बताएँ, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, हमारी समस्या नहीं है ये। हमसे भी खराब राइटिंग के अध्यापक आपको मिलेंगे, और मैं अपनी राइटिंग कभी खराब मानता नहीं, बहुत बेस्ट लिखता हूँ। जो बहुत राइटिंग बना के लिखेंगे, तो कंटेंट नहीं दे पाएँगे। कारण जानते हो क्यों? मैं भी लिखूँ तो बहुत प्यार से भी लिख सकता हूँ, है ना? जैसे मैंने एनसीईआरटी लिखा या मैंने न्यूमेरिकल लिखा। अभी इसको स्पीड से अगर पढ़ाना है, ज़्यादा कंटेंट देना है, तो थोड़ा-सा मुश्किल आता है बेटा। आप कभी किए नहीं, इसलिए आपको एहसास नहीं होगा कि आपको बहुत ईज़ी एक्सेस मिला हुआ है लिखने के लिए, या आप अध्यापक को कुछ भी लिख सकते हो कि तुम खराब पढ़ाते हो, या आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही है।
आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन बेटा सच्चाई ये है कि आपकी वो व्यक्तिगत गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं मुँह से भी तो बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आपको किसी तरह का एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एक लिखते समय बोलते भी तो हैं, उस समय लिख लिया करो भाई। हाँ, लेकिन अब वो छात्र हैं और उन्होंने पैसा दे रखा है तो अपना अधिकार तो रखते ही हैं। किसी को भी अध्यापक को बोल देंगे, बट उससे पहले 10 बार सोचिए कि आपकी भी तो गलती हो सकती है ना, कि आप सुन नहीं रहे हो सही से। तो तो जब आप कंटेंट पे फ़ोकस करोगे और याद करने की कोशिश करोगे, तो सब कुछ बेहतर होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा बेटा ना हमें हमारे पास लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? आपको एक निश्चित समय पर हमें मैटर देना है। जैसे मैं चाहता तो ये जो सारी बातें हैं, ये मैं बोलता, आप लिखते, फिर मैं समझाता, फिर आप लिखते, बट ऐसा करने में बहुत समय लग जाएगा ना, तो समय कम है। आपको वो सारी बातें मुझे बता देनी है, जो मेरे ज़हन में है ना? तो असलियत पहचानिए और वास्तविकता की तरफ बढ़िए। चलिए, आगे बढ़ा जाए? और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत क्लियर राइटिंग तो है, इसमें क्या इश्यू जा रहा है? Q बराबर NE, N सारे समझ में आते हैं भाई। हो सकता है आप और अधिक विद्वान हो, आपकी मर्ज़ी है। अब आपकी समस्या बेटा मैं कभी नहीं दूर कर सकता ना। अब ध्यान देना एग्ज़ाम में क्या-क्या आ सकता है कूलम्ब नियम से, क्या-क्या पॉइंट्स अब ये लिख रहे हैं कि आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन अब आप एक बार यहाँ पढ़ाते हो, तो फिर हम एक बार आपको सुनते हैं, फिर वीडियो देख के लिखते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तुम कभी पास नहीं हो सकते बेटा, सच्चाई बता रहे हैं। तुम्हारे बस का ना बंद कर दो। जिसने ये बोलना शुरू कर दिया, कि बहुत टाइम लग जाता है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? टाइम किसने लगाया बेटा? ठीक, ये ध्यान दो ना। इसीलिए तो कह रहे हैं 2 बार करोगे किसी चीज़ को तो याद नहीं याद हो जाएगा। एक बार सुनो, एक बार लिखो। मैं तो अपने ऑफलाइन छात्रों से किसी विषय वस्तु को 3 बार कराता हूँ, मल्टीपल टाइम्स, है ना? क्या? तो ऐसे लोगों को मेरी यही सलाह है कि आप बंद कर दो, रहने दो, क्या मतलब? भाई अभी बीपीएससी में 5401 रिजल्ट आया है। ये हैं, इन्हीं में से तकरीबन 2200-2300 लोगों का सिलेक्शन होगा, हमें तो इनसे मतलब है ना, इनमें इनका सिलेक्शन होगा, आपसे मतलब ही नहीं है कि आप समझ कहाँ रहे हो। खैर, तो कूलम्ब का नियम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होगा? पहला, कि सबसे बहुत अधिक दूरी से लेकर के बहुत न्यूनतम दूरी तक के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि देखो, कोई भी सबसे सूक्ष्मतम स्तर जैसे कोई देखो, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, तो इसका जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना या सूक्ष्मतम भाग होगा, इसे कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम या हिंदी भाषा में कहेंगे परमाणु। और परमाणु के भीतर भी जब चलेंगे ना, तो परमाणु के भीतर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और इसे कहा जाता है न्यूक्लियस इनकी नाभिक। तो इस पूरी पृथ्वी पर सबसे छोटी अवधारणा अगर कोई है, जब सबसे छोटी अवधारणा है, वो परमाणु है। और परमाणु के भीतर जाकर के जो डिस्टेंस है, वो फर्मी में होती है। जैसे यहाँ पे जो डिस्टेंस मेंटेन की जाती है, वो फर्मी में मापी जाती है। मान के चलना कि 1 फर्मी बराबर होता है 10 घात माइनस 15 मीटर। यानी 1 मीटर को अब देखो इसमें अब है क्या ना राइटिंग का इश्यू क्या आया? अब 10 घात माइनस 15 मैंने लिख दिया। तो मैंने मुँह से बोला, मैं अंडरस्टूड कर लिया कि आप इतने योग्य छात्र हो कि आप भी लिख दोगे कि 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। अगर आप इसको देख करके लिख रहे हो मेरी बात बिना मतलब इसको 10 माइनस 15 यम, भाई सच्चाई है आपसे ना हो पाए। है ना? इस बात को ध्यान देना, मैं बहुत कटु बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप मेरे बोलने पर या लिखने पर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर रहने दो। बाकी अगर कर रहे हो, तो आपसे हो पाएगा। तो अंदाज़ा लगा देना क्योंकि कहते हैं ना -15 बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। अब आपकी मर्ज़ी क्या है कि मैं ऐसा लिखूँ, 10 की घात -15 मीटर। आपने गज़ब लिखा यार, अध्यापक ने हमारा पागल कर दिया। नहीं बेटे टाइम कितना खाया? फर्जी वाला ना ये सब चीज़ें, ये ध्यान दो। समझ में आया? अगर आ गया होगा एक बार में, तो तय है कि आप कर लोगे। नहीं आया, भाई रहने दे। आगे देखते हैं। तो जब भी हमें कभी नाभिकीय बल की समझ लेनी है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता करना है, तो ऐसी स्थिति में हम कूलम्ब के नियमों का इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा, 2 आवेशों के बीच दूरी और बल की गणना करना है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा F इक्वल टू K Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दूरी और बल, ये हो गया ना? बल और ये हो गया डिस्टेंस, इनकी गणना अगर करनी है तो हम क्या करेंगे? कूलम्ब के नियम का इस्तेमाल करेंगे। हमारा लाइव एग्जांपल था, क्या ही कर सकते हैं। कई बिंदुओं की उपस्थिति के कारण अगर एक बिंदु पर बल की गणना करनी है, एक पॉइंट पर गणना करनी है, तो भी कूलम्ब के नियम का इस्तेमाल करेंगे। परमाणु या अणु को परस्पर बांधकर ठोस अथवा द्रव बनाने वाले बलों की जो समझ है, वो कूलम्ब से होती है। जो फोटोकॉपी की मशीन चलती है ना, जेरॉक्स मशीन, वो भी कूलम्ब के नियमों के अनुसार ही काम करती हैं। कई बार ना जैसे गुब्बारा आप बाल में रगड़ लो तो आवेश उत्पन्न हो जाता है, दीवार पे चिपका दो तो जाके चिपक जाएगा, वो भी कूलम्ब के आधार पर है। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनिंग होती है, मशीन आती है इसके लिए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनिंग सर्विस होती हैं, ये भी कूलम्ब के नियमों का ही इस्तेमाल करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कूलम्ब की आवश्यकताओं और अवधारणाओं को समझा होगा। यही बात अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, जिनकी भाषा अंग्रेजी होगी अपने इसमें लिख लेंगे। अगला है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसको कहते हैं विद्युत विभव या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो हिंदी में लिख दे रहा हूँ। पहली बात तो आपको इसका सूत्र याद रखना है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का सूत्र क्या होगा? इसे हम चिन्हित करते हैं V से W/Q। तो V इक्वल टू W/Q। ये याद रखना। देखो इस टॉपिक में इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में बहुत आसान है। बिल्कुल टफ नहीं है। बशर्ते इस टॉपिक को डील करना है तो आपको इनके फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। देखो विद्युत विभव का मतलब होता है किया गया कार्य। यानी कि एक इकाई आवेश, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? आवेश चार्ज है। वो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क डन हुआ है, कार्य हुआ है, उसे ही हम विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द है, एक है Q और एक है W, है ना? एक तो आवेश आप कहीं अनंत से लेकर के आ रहे हो, किस क्षेत्र में? विद्युत के क्षेत्र में। तो उसमें आपने कुछ काम किया होगा, जो काम किया, इसी दोनों के संबंधों का अध्ययन करना या जो किया गया कार्य है उसे हमने विद्युत विभव कहा और P इक्वल टू W/Q हो जाएगा। अब W क्या है? वर्क डन है, किया गया कार्य है, वर्क डन है और Q क्या है? तो ये हो जाएगा चार्ज, ये है चार्ज या आवेश। इसका जो मात्रक है वो है, अब सीधी-सी बात है, कार्य का जूल होगा और उसका कूलम्ब होगा और इसी को कहते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो एग्ज़ाम में कई बार छोटा-छोटा सवाल आ सकता है कि वोल्ट बराबर क्या होता है? तो कूलम्ब बट जूल बटे कूलम्ब क्या हो जाएगा? जूल बटे कूलम्ब कहलाएगा। तो इस तरह से इसे पॉइंट कर लेना। इसी से कनेक्टेड एक और शब्द मिलेगा आपको, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल या पोटेंशियल डिफरेंस। इसे कहते हैं विभवांतर। क्या कहेंगे? विभवांतर। ऐसे सोचना ज़रा कि ये तो ठीक है, जो है सो है उसको पढ़ते हैं। पहले आप इसको विभवांतर को बहुत आसान भाषा में समझो।
जैसे मान के चलो कि ये एक 10 मंजिला इमारत है ना? ये 10th नंबर का फ्लोर है और इसी पे हमें टंकी रख रखी है पानी की। यहाँ पे पानी भरा है, पानी की टंकी और यहाँ से एक पाइप हमने ला ली है और जो हमारी फर्स्ट मंजिला की इमारत है, यहाँ पर हमने एक नल लगा रखा है और एक नल हमने अपनी 9th मंजिला पर लगा रखा है, यहाँ पर। मेरा सवाल है कि किस मंजिल पे पानी बहुत तेज़ फ्लो करेगा? कई बार कंप्यूटर ना इतना तेज़ प्रेशर मार देता है, आदमी उचक के भागा यार, आती हो गई। तो सवाल ये है कि यहाँ पर जो वाटर फ्लो है, वो बहुत हाई होगा और यहाँ पर जो वाटर फ्लो है, वो कम होगा। क्या ये सही है? उत्तर है हाँ। अब रीज़न है व्हाई? जवाब था विभवांतर। क्या था? विभवांतर। आया? अर्थात यहाँ क्या है? हाई पोटेंशियल और यहाँ पर क्या है? लो पोटेंशियल। इनके इनके बीच में, इनकी 10 और 1 के बीच में क्या है? विभव का अंतर ज़्यादा है। विभव का अंतर क्या है? ज़्यादा है और जितना ज़्यादा विभव का अंतर होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बहाव तेज़ होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो है, वो उतना ही फ़ास्ट होगा। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो जो होगा, उतना ही फ़ास्ट होगा। बस सिंपल सा तरीका, क्लियर हुआ? अब चूँकि यहाँ पर हमने पानी लिया है, करंट की जगह क्या है? पानी है। ऊपर टंकी में बहुत पानी था, नीचे पानी कम है, यानी कि एक में विभव विभव बहुत ज़्यादा है, एक में विभव कम है। इतना अंतर आ गया बीच में, डिफरेंस बढ़ा, विभवांतर बढ़ा। जितना ज़्यादा विभवांतर बढ़ेगा, उतना तेज़ भर गया एकदम से बिजली दौड़ना शुरू हो गई। और जितना कम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल डिफरेंस जितना स्लो होगा, लाइट जानी है, चले जाएगा। समझ में आया? अब इसको पढ़ते हैं। लिखा है, परिभाषा में आते हैं। एक कूलम्ब धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं। इसका भी मात्रक वही है, वोल्ट है और यह एक अदिश राशि है ना? और सेम वही होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, ये ध्यान देना है। और एक बात याद रखना अपने एग्जाम के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो हमेशा याद रखना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इधर अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो धारा उसके ठीक विपरीत दिशा में इधर फ्लो करेगी। ये इसे याद रखिएगा। अब ध्यान देना विभवांतर की जो माप हम करते हैं वो करते हैं एक मशीन से जिसका नाम है वोल्टमीटर। क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। और हमेशा ध्यान देना वोल्टमीटर को किस क्रम में रखा जाएगा? पार्श्व क्रम या पैरेलल क्रम में संयोजित करते हैं। क्लियर? एग्जाम में आ सकता है। अब एक क्वेश्चन है, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। लिखा है तो कूलम्ब आवेश को यदि 12 वोल्ट की बैटरी में संचारित किया जाए तो कितना कार्य होगा? अभी पूछा गया है V इक्वल टू W अपॉन Q। तो अभी पूछ रहे हैं कि आवेश कितना है? Q का मान है 2 कूलम्ब और वोल्ट कितना है? तो जवाब हो जाएगा वोल्ट है 12 वोल्ट। तो अब देखो सीधा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तो था नहीं? क्या निकालना है? वर्क डन। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q गुणा कर लो। भाई सिंपल सा सवाल है ऐसे। अब जो जिसको भाई फार्मूला नहीं याद है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर यही है कि उनको फार्मूला याद करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? ऐसे सवाल आ जाएँगे। अब हो सकता है वर्क डन पूछा है, हो सकता है वो विभवांतर पूछे, विद्युत विभव पूछे, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप लगाना इसी सेट से बस ध्यान देना थोड़ा कई बार ना सेकंड और मिनट में मामला फँस जाता है। आप डायरेक्ट मिनट से नहीं गुणा करना, उसको कन्वर्ट करना किसमें? सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना? क्योंकि मुश्किलें आ सकती हैं आपके लिए कारण कि आप टाइम का मामला फिट नहीं हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा लेकिन दोबारा एक बार देख लेते हैं विद्युत धारा को। परिभाषा है कि द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। बस वही बताना चाह रहा था मैं कि हमेशा ध्यान देना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमेशा? इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव से किधर भागेगा वो? पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन को कैसे होता है? नेगेटिव चार्ज, हमेशा क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब इसका उल्टा होगा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। तो आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा पूछ सकते हैं। तो ध्यान में रखना है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। बाकी कोई बहुत बड़ी खतरा नहीं है। तो भिन्न विभव की वस्तुओं को जब धातु के तार में जोड़ दिया जाए तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होने लगता है और इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बशर्ते ध्यान देना कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या चाहिए? विभवांतर। क्या चाहिए? विभवांतर का होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। अगर विभवांतर नहीं होगा तो चीज़ें नहीं फिट बैठ पाएँगी और परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद विद्युत धारा हमेशा अदिश राशि होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। विद्युत धारा हमेशा कैसी राशि होगी? अदिश राशि में मानी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो थोड़ा-सा कोई और पॉइंट ध्यान देना कि एक होती है अगर सदैव एक दिशा में बह रहा है तो इसे डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं और एकांतर क्रम में जब बहती है तो इसे हम अल्टरनेटिव या एसी करंट कहते हैं। और विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आवश्यकता होती है और इसे बनाने के लिए हम लगाते हैं बैटरी या जनरेटर। क्या इस्तेमाल करेंगे? बैटरी या जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ध्यान देना अगर हमें धारा का प्रवाह कराना है तो इसके लिए बहुत बड़ी शर्त है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। और ये हमेशा कब उत्पन्न होगा? जब आप अपने परिपथ में बैटरी अथवा जनरेटर लगाएंगे तो ये ईएमएफ वैल्यू उत्पन्न होती है। ईएमएफ जब उत्पन्न होगा तो ही धारा का प्रवाह होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए हमें इलेक्ट्रिक सेल या विद्युत बैटरी। तो आज के इस कार्यक्रम में यहीं तक हम बात करेंगे। कल हम आपके साथ चर्चा करेंगे विद्युत सेल, है ना? तो इतना आप आज नोट कर लीजिएगा। कल हम इस संदर्भ को और अधिक आगे विस्तार देंगे। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो सवाल करिए। तो इसे ध्यान देना, क्या आप लोग कॉपी बना रहे हो? ये बिल्कुल बताइए क्योंकि बिना कॉपी बनाए भैया काम नहीं बनेगा। ये सोचो कि हम इसका पीडीएफ निकाल लें, नाटक कर लें, नरक मचा लें, तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि असलियत जो है वो मैं आपको रोज़ बताता हूँ, है ना? फर्जीवाड़ा करके पढ़ाई करने से
चीज़ें फिट नहीं बैठ सकती हैं, है ना? ये हमें ध्यान देना है। बाकी कोई सवाल हो तो बताइए। बायो का पीडीएफ अभी मैं अपलोड करा दूँगा। तो आज के लिए तनुराय बेटा अब आपकी समस्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास यही व्यवस्था है और समझने वालों को समझ में आता है बेटा। अब आप नहीं चाहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। और बायोलॉजी का पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, वो तो थैंक बताना भाई। हेलो, नमस्ते, मैं सुमित शुक्ला और आप देखना शुरू हो गया। हेलो, नमस्ते, मैं सुमित शुक्ला हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं केजीएस का एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म और यह कार्यक्रम है एईईओ को लेकर के और हम बातचीत कर रहे हैं विज्ञान और तकनीकी के कार्यक्रमों को बेहतर करने के लिए। दोस्तों, अभी हम भौतिक विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक पर हैं जिसका नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। कल हमने विद्युत के बहुत ही बेसिक और बहुत ही मूलभूत आयामों को समझा और जाना और हम पहुँच गए थे समझने के लिए कि आखिर विद्युत सेल होती है जिससे कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल बना के रखते हैं जिससे कि किसी भी प्रकार के विद्युत सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट का या विद्युत का करंट फ्लो हो सके, के लिए आवश्यक होता है ईएमएफ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि विद्युत सेल कौन होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं और उनमें क्या-क्या क्षमताएँ हैं। साथ ही साथ हम और भी महत्वपूर्ण नियमों तथा व्यवस्थाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। एक बार बताना, एक बार आप लोग ऑनलाइन आ जाइए क्योंकि मैं थोड़ा समय से विभोर चल रहा हूँ। मैं कितना अच्छा अध्यापक हूँ। एक भी स्टूडेंट नहीं आए और मैं आकर के पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं मानता हूँ कि मैं विभोर हूँ थोड़ा आज और 12 बजे की क्लास को मैंने 11:55 पे ही स्टार्ट करा दिया है। अतः मैं आपका इंतज़ार करूँगा, है ना? गुड आफ्टरनून भाई, ऑन टाइम आगे बच्चे। ठीक है, आओ भाई आओ। आओ सांभा आओ। गुड आफ्टरनून भाई, हेलो। आ जाओ तो फिर शुरू किया जाए कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोगों ने जहाँ पर कार्यक्रम को रोका था, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। कल का जो हमारा चैप्टर था वो था विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पर थे। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। देखो, किसी भी विद्युत सेल को समझना है तो हमें 4 बातें इनकी ध्यान में रखनी होगी। क्या-क्या? पहली बात तो विद्युत सेल में होता है इलेक्ट्रोड, ओके? ये हमें ध्यान में रखना है कि इस विद्युत सेल में किस तरह का इलेक्ट्रोड लगाया गया है। अब इलेक्ट्रोड में 2 ध्यान रखना होगा। एक तो चेक करना है कि इसमें कैथोड कौन-सा है और एक चेक करना है इसमें एनोड कौन-सा है, ठीक? ये देख लेना है, यानी कि प्लस और माइनस। दूसरा, किसी भी विद्युत सेल में दूसरी बात जो हमें जाननी है, वो जाननी है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिससे हम चार्ज उत्पन्न करते हैं, यानी कि हिंदी में कहें तो विद्युत अपघट्य, ये कौन से होते हैं, इनको जानकारी रखना है। कैथोड का पता करना है, एनोड में क्या लगाते हैं, ये पता करना है। यानी कि पहला हम इलेक्ट्रोड चेक करेंगे, दूसरा हम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे और तीसरा हमें पता करना होता है कि इस बैटरी के द्वारा कितना विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अथवा ईएमएफ निकलता है। इसे हमें पता करना है। तो ये 4 ऐसे क्वेश्चन मार्क हैं, जो किसी भी सेल के लिए थोड़ा ना इसका ब्राइटनेस कम कर दो। किसी भी सेल के लिए हमें समझने वाली चीज़ें होती हैं। तो अब इसको देखेंगे। क्लियर हो गया? क्या-क्या है सेल में? इलेक्ट्रोड्स हैं, क्या है? 2 कैथोड और एनोड। दूसरा क्या है सेल में? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी कि अब वो इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों हो सकते हैं। कई बार ये द्रव अवस्था में होते हैं और कई बार ये ठोस अवस्था में होते हैं। जब ठोस अवस्था के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो वो शुष्क सेल कहलाएगा और जब वो द्रव अवस्था के होंगे तो वो शुष्क सेल ना होकर के वह एक प्रकार का वेट सेल या लिक्विड सेल कहलाएगा, है ना? बाकी विद्युत वाहक बल की पावर बताएगा कि ये कितने वोल्ट का होता है। अब वो 2 वोल्ट का हो सकता है ना? या अलग-अलग, है ना? किस तरह के वोल्ट की पावर है उसको हम देख लेंगे। तो खैर आइए नज़र डालते हैं और विद्युत सेल की परिभाषा को देखते हैं। तो अब परिभाषित कर सकते हैं ऐसे, तो लिखेंगे परिभाषा, लिखिएगा ऐसे परिभाषा में कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जिसके द्वारा एमएफ उत्पन्न किया जाता है, ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है और यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा आवश्यक आवश्यक विभवांतर आवश्यक विभवांतर बनाए रखती है जिससे कि धारा प्रवाह में नियमितता बनी रहे, जिससे कि धारा यानी कैसी धारा, विद्युत धारा प्रवाह में नियमितता बनी रहे। तो ये इसका मुख्य काम है। हमने देखा था कि इसमें क्या क्या है, तो जवाब है कि मुख्य भाग में हमने 3 बातें समझी हैं। क्या क्या, तो पहली बात तो हमें पता करना होगा कि इसमें इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है और ये इलेक्ट्रोड कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये 2 हो सकते हैं, या तो कैथोड इलेक्ट्रोड और दूसरे एनोड इलेक्ट्रोड, माइनस वाले और प्लस वाले। दूसरा इसका मुख्य भाग है, वो है यानी कि 2 छड़ होगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा ध्यान देना मुख्य भाग है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट या इसे कहेंगे हिंदी में विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। और ये समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य की भूमिका क्या है। तो इसी विद्युत अपघट्य में दोनों इलेक्ट्रोड हमेशा डूबे रहते हैं। तो नीचे ऐसे लिख देना है कि दोनों इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं, विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं, है ना? विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं।
तो ये किसी भी बैटरी का अपना एक सेटअप हो जाएगा, जो हम समझते हैं, ध्यान देना। इस तरह से बैटरी बनती है और बैटरी 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राथमिक सेल और एक होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। अब ध्यान देना, जो प्राथमिक सेल होती हैं, ये एक बार चार्ज होती हैं, दोबारा चार्ज नहीं होती हैं। और जो द्वितीयक सेल होती हैं, ये दोबारा चार्ज होती रहती हैं, अर्थात ये रिचार्जेबल होती हैं। पहली बात तय कर लेना। दूसरा, इनका काम है कि रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं और ये पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि ये चार्ज होती हैं, है ना? जिन्हें हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे जो हमारे पास वोल्टीय सेल है, डेनियल सेल है और लेक-लांसे या शुष्क सेल होती हैं, ये प्राइमरी सेल होती हैं। लेकिन जो आपने पढ़ा होगा लिथियम आयन बैटरी, है ना? या आपने पढ़ा होगा ग्रेफीन बैटरी अथवा आपने पढ़ा होगा निकेल फेरस बैटरी या आपने पढ़ा होगा, है ना? ये कई बार ब्रांड आता था, एवरेडी। तो ऐसे ही बहुत अलग-अलग ब्रांड के ये शुष्क सेल आया करते थे, जिसका इस्तेमाल करके आपने गोबर गैस नामक एक संयंत्र खड़ा किया था, जब आप बचपन में थे तब, है ना? बहुत सारी बैटरियों का। कोई भी बफरिंग देख लो भाई, कोई भी शुष्क सेल या कोई भी बैटरी कभी 0 स्तर पर डिस्चार्ज नहीं होती है। हर बैटरी में थोड़ा बहुत पावर हमेशा ही रहेगी, उसके पूरे जीवन काल में, है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो उसी का इस्तेमाल करके हमने बहुत सारी बैटरियों को ऐड ऑन किया और एक गोबर गैस नामक संयंत्र खड़ा किया था, है ना? ऑल ओके नाउ, ठीक है, ठीक हो गया। थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार। तो ये रहा 2 प्रकार की सेल, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब हम प्राइमरी सेल के विभिन्न प्रकारों को थोड़ा समझते हैं और उन्हें जानते हैं, जिनमें से एक है वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल का निर्माण देखो तो एक एनोड और एक कैथोड से होकर के बना है और प्लस में इसमें भरा हुआ है H2SO4 और ये है विद्युत अपघट्य। क्या है ये? ये है विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर डाला गया है। तो बस हमें ध्यान रखना है 4-5 या बातें ध्यान में रखना है। पहला, इसका और नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा गैल्वेनिक सेल, क्योंकि इसको लुईस गैल्वेनी और अलेसैंड्रो वोल्टा ने विकसित किया था। कॉपर का इस्तेमाल हम एनोड के तौर पर कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा गया है और जिंक का इस्तेमाल हम कैथोड के तौर पर करते हैं। इलेक्ट्रोड में हम H2SO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? 1.08 वोल्ट है। तो ये जो 4 बातें हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। कितनी बातें हैं? कुल 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला है डेनियल सेल। अब डेनियल सेल क्या है? इसमें तांबे का एक बेलनाकार पात्र है जो कैथोड की तरह कार्य करेगा। ये है कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। दूसरा, जिंक की एक छड़ है जो एनोड की तरह कार्य कर रही है। जस्ता की एक छड़ है जिसको हमने एनोड मान रखा है। और तीसरा, इसमें H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड भरा है, जो क्या है? ये है इसका इलेक्ट्रोलाइट। और चौथा, इसका ईएमएफ कितना है? तो सेम वही 1.08। विकास किसने किया है? जॉन फ्रेडरिक डेनियल ने। जॉन फ्रेडरिक डेनियल ने। तो ये हमें कुछ 4 बातें ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला है लैप्लांसे सेल, जिसको हम सेमी ड्राई सेल कहते हैं, शुष्क सेल के निर्माण से पहले। बेटा लिखने का टाइम नहीं दे सकते क्योंकि समय कम है, आप इसको घर पे ही लिखिएगा, बस खाली यहाँ पर क्या करिए, समझिए और सुनिए हमारी बातों को। यदि आप तेज लिख सको तो लिखो। बायोलॉजी का पूरा क्लास आप तो कहते अपलोड हो गया भाई, कहाँ अपलोड? बच्चे तो WBC का टॉपिक कट चुका है। क्यों? भाई एक बार कोशिश करिए। नहीं, मुझे मत दिखाओ, आप देख लो बस। तो लैप्लांसे सेल में क्या खास बात है? ध्यान देना, कांच के एक पात्र में NH4 और Cl भरा हुआ है, जिसको हम नौशादर या अमोनियम क्लोराइड क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और जस्ता कैथोड की तरह काम करेगा और कार्बन की छड़ को मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर में रखेंगे और यह एनोड की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर, 1.50 है। और इसी लेक्लांसे सेल का एक नया रूप है जिसे हम शुष्क सेल या ड्राई सेल कहते हैं, जो आपने कल या अभी थोड़ी देर पहले हमने एवरेडी और निपो की बात की। इसमें ना विद्युत अपघट्य जो होता है वो शुष्क या सूखा रहता है। क्या क्या भर रहे हैं? ध्यान देना, इसमें हम मैग्नीज डाइऑक्साइड या MnO2 भरते हैं। अपघट्य के तौर पर क्या क्या भरा गया याद रखिएगा। जो काला काला काली खाप निकालते हो, में है मैग्नीज डाइऑक्साइड, प्लस में इसमें भरा गया है NH4Cl 9 सादर और प्लस में कार्बन का पेस्ट भरा गया है। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो अपघट्य के तौर पर इसमें कालिक के रूप में भरी जाती हैं। दूसरा देखना कि बीचों-बीच में एक ग्रेफाइट की रॉड रहती है ना, जिसके ऊपर कैप लगा होता है। ये इसका मेटल कैप है, खास करके स्टेनलेस स्टील का होता है और ये है ग्रेफाइट की रॉड। ग्रेफाइट की रॉड लगाई गई है और यहाँ पर ध्यान देना कि जो ग्रेफाइट की रॉड है, वो काम कर रही है एनोड की तरह, है ना? कार्बन की रॉड है, वो एनोड की तरह कार्य कर रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनोड, यानी कि पॉजिटिव की तरह कार्य कर रही है। और प्लस आप अगर कवर खोलोगे ना, तो यहाँ पर एक जस्ता या जिंक का कंटेनर होगा ये। ये जस्ता या जिंक का कंटेनर होता है और ये काम करता है कैथोड की तरह, यानी कि नेगेटिव पॉइंट की तरह। बस इतना ही याद रखना है। और दूसरा ध्यान रखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कितना ज़्यादा रहता है। तो सेम लेक्लांसे सेल की तरह है, 1.50 कितना है? 1.50 वोल्ट, ये है इसका ईएमएफ पॉइंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ऐसे ही दोस्तों आपको प्राइमरी सेल के बारे में पूछा जा सकता है। एक वर्ड है जिसका नाम है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब क्या है? परिभाषित स्तर पर समझिएगा। एक कूलम्ब आवेश को पूरे परिपथ में एक चक्कर लगाने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदत्त की जाती है, उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होना चाहिए। वोल्टीय सेल का 1.08, डेनियल का 1.08, शुष्क सेल का 1.50, लेक्लांसे का 1.50, तीसरा संचायक सेल का 2.0 और अगर ये 6 यूनिट की है तो क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट। जो अक्सर हमारी कार में या ट्रैक्टर में 12 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है ना, तो उसमें 6 प्लेट की बैटरीज होती हैं, जिनमें 2-2-2 का 12 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट का मिला के 12 वोल्ट बन जाता है। तो इस तरह से हमने हर किसी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इकट्ठा लिख रखा है। आप अगर अपनी कॉपी में फिट कर लेंगे तो कई बार एग्जाम के लिए बेहद आसान हो जाता है। आगे बढ़ा जाए। अगला है सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल। हमने देखा कि पहली बात, इनकी खास बात क्या है? ये रिचार्ज हो जाती हैं, यानी कि लगातार कई बार प्रयोग में लाई जा सकती हैं। कई बार प्रयोग में लाई जाती हैं। दूसरा, अधिक क्षमतावान होती हैं। अधिक क्षमतावान होती हैं।
तीसरा, ज़्यादातर बैटरी पैक के रूप में, बैटरी पैक मतलब एक समूह होता है इनका। जैसे मान के चलो कि 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, 5 बैटरी, 6 बैटरी, इनको इकट्ठा बना दिया गया, क्या हो गया ये? बैटरी पैक हो गया। और इसी पैक का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी वाहन में करते हैं। हालाँकि ज़्यादातर बैटरी पैक का मतलब है ईवी में इस्तेमाल करना। दूसरा, ये एकल रूप में भी एकल रूप में भी उपयोगी हैं। एकल रूप में भी उपयोगी हैं। एकल रूप में भी उपयोगी हैं, है ना? ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहे हैं, इन्हें ध्यान देना है। 1 सेकंड दीजिएगा बस। ठीक। तो ये रहा जैसे अपना फ़ोन का बैटरी है ना, जैसे अपना मान लो कि मोबाइल फ़ोन है, तो हम लोग मोबाइल फ़ोन की बैटरी में इस्तेमाल करते हैं लिथियम आयन बैटरी ज़्यादातर। या आजकल तो कुछ फ़ोन में ग्रेफ़ीन बैटरी का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो ध्यान देना कि ये जो मोबाइल फ़ोन की बैटरियाँ होती हैं, इनका अपना एक ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स होता है और कितना होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, कई बार पूछा गया सवाल है। तो 3.7 टू 3.8 वोल्ट इस ईएमएफ वैल्यू पर मोबाइल फ़ोन की बैटरी चलती है ना? जिसको हम अपने इस्तेमाल में, यानी कि जो हमारा फ़ोन है, इसमें जो बैटरी लगी होगी वो लगभग-लगभग इसी मसले पर होती है। मोबाइल फ़ोन में ग्रेफ़ीन का यूज़ हो जाता है, वो फ़ास्ट चार्जिंग होती है, जैसे ग्रेफ़ीन बैटरियाँ होती हैं ना, तो ये फ़ास्ट चार्ज करती हैं और लॉन्ग ड्यूरेबल होती हैं, है ना? इन्हीं का इस्तेमाल करके फ्यूचर है इनका भविष्य में। तो ऐसा ही कुछ नॉलेज आपको ध्यान में रखना है। 3.7 टू 3.8 वोल्ट का इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स जनरली इस्तेमाल करती हैं, बाकी तो अलग-अलग होती हैं। इनमें से बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, है ना? प्रमुख उदाहरण अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, जो सेकेंडरी सेल के होते हैं या द्वितीयक सेल के होते हैं। मैं कुछ लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना। जो ये पेजेज़ लगाए गए हैं, केवल आपकी समझ के लिए लगाए हैं। सर जी, ये यहाँ कितनी बहनें हैं भगवान की। ठीक है, मैं उसको ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ ना, हमारे काम को पढ़ा के निकल लेना है। राइटर देंगे, हँसेगा, एग्ज़ाम में आएगा, काम खत्म, ठीक है? तो ज़्यादा मतलब का नहीं है, क्योंकि आप सुधरने वाली चीज़ तो हो ना। बेहतर है कि यही काम किया जाए। तो अब इनमें से पहली है लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी, है ना? ये बहुत पुराने ज़माने में जब मान के चलो कि लिथियम आयन नहीं हुआ करता था, तो इसका इस्तेमाल होता था। दूसरी है निकेल कैडमियम बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी। इसके बाद है निकेल एमएच बैटरी और है जिंक एयर बैटरी, निकेल एमएच बैटरी। इसके बाद है जिंक एयर बैटरी और पाँचवाँ अपन को लिख लेना है लिथियम आयन बैटरी। बस इनके नाम याद रखिएगा, काम अपने एग्ज़ाम में बन जाएगा। खैर, अब हम आते हैं कुछ नियम और आपको समझा दें, जैसे कि चालकता क्या होती है और विशिष्ट चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है और विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है। चालकता का सीधा असर है कि जब आप किसी भी विद्युत या इलेक्ट्रिक करंट को वो बहता रहे, तो वो उसकी चालकता है और जो उसके बहाव को रोके, वो उसका प्रतिरोध है। सिंपल सा तरीका है। इसी से जुड़ा हुआ एक नियम है जिसको बोलते हैं ओम का नियम, कंडक्शन एंड ओम का नियम। तो परिभाषा हो जाएगी चालन व ओम का नियम, ओम का नियम, चालन व ओम का नियम, ये परिभाषा है, ध्यान देना। ओम का नियम 3 सिद्धांतों या 3 संबंधों को प्रभावित करता है। किसको-किसको? वोल्टेज को, करंट को और रेजिस्टेंस के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी कि क्या-क्या? तो वी और दूसरा है आई और तीसरा है आर। और इन्होंने कई सारे ऐसे संबंध स्थापित किए हैं, जैसे मान के चलो कि वोल्टेज बराबर होता है आई इंटू आर, है ना? इसे ध्यान रखिएगा। वोल्टेज बराबर होगा आई इंटू आर। दूसरा, धारा आई बराबर होता है वोल्टेज अपॉन आर। और तीसरा संबंध निकलता है, वो है रेजिस्टेंस आर बराबर होगा वोल्टेज अपॉन आई। तो ये 3 ऐसे सिस्टम हैं, जहाँ से कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है ना? कई बार न्यूमेरिकल आएगा, तो वी इंटू आई आर, वी इक्वल टू आई आर याद रखना, तो अपने आप सारा सेट हो जाएगा। यानी कि जो करंट है वो बह रहा है, जो ओम है वो ध्यान रखना, ओम, वोल्ट और एम्पीयर। तो ओम है वास्तव में ये है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है, इसको हम ओम से नोट करते हैं, इसका मतलब ओम है, ये धारा प्रवाह को विरोध करेगा, रोकेगा। जैसे देखो, ये इसका एकदम रस्सी से बाँध रहा है, तुम्हें निकालना नहीं है। लेकिन जो वोल्टेज है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा? धारा के प्रवाह को भगाएगा। वो धक्का मार रहा है और जो धारा है, करंट है, ये है एम्पीयर। तो ध्यान रखना कि वोल्टेज का और धारा का सीधा संबंध फिट हो रहा है ना? और धारा का और आर का उल्टा संबंध है। कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, तो धारा कम होगी। ये यहाँ से निकला, ये वाला फ़ॉर्मूला है। और कहीं से भी देख सकते हो। और दूसरा, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ, तो धारा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा हुआ, तो धारा भी ज़्यादा रहेगी। ऐसे कुछ संबंध अपने एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप सावधानीपूर्वक और ब्रेन खोल करके हमें सुन रहे होंगे, तो आप इसे पकड़ ले जाएँगे। ध्यान देना, एग्ज़ाम में यहाँ से खूब न्यूमेरिकल बनता है। 2 चीज़ देते हैं, 1 चीज़ बार-बार पूछ लेते हैं। 2 चीज़ देंगे, 1 चीज़ हमेशा पूछेंगे। बस ध्यान रखना, वोल्टेज को वोल्टमीटर से और धारा को एमीटर से हम मापते हैं, आगे चल के चर्चा करेंगे। हाँ, सर टेलीग्राम किस नाम से? पागल, तुम गजब पागल आदमी हो। हम टेलीग्राम चलाते हैं रे, हैं? हमारा सुधार आ जाएगा। मतलब हम धारा वोल्टेज में लगे हैं। पूछ रहा है टेलीग्राम किस नाम से चलता है? वेनेजुएला के नाम से चलता है, वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रम्प के नाम से, सुन लेना। महामनुष्य, पढ़ाई कर लो, इसको लिखो भाई, माथा चकरा जाएगा।
अच्छा इसका नाम यहाँ से कॉपी करोगे ना? कॉपी करके और सीधे ब्लॉक मार दो। हाँ, ठीक। हाँ, चलो अभी तो ध्यान दो। 1-2 काफ़ी बार में आ ही जाते हैं। याद रखेगा 3 क्या-क्या? वोल्टेज, धार करंट और रेजिस्टेंस इन तीनों के बीच संबंध। लेकिन ध्यान दो कि हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। अब रहने दो, छोड़ दो, हो गया। दोबारा दोबारा अगर बदमाशी करेंगे तो कर देना। मतलब मैं एकदम लगा हूँ सिद्धांत समझाने के लिए। कह रहा है हेलो नमस्ते। ये वही है ना जैसे गाँव में जब कभी कोई कार्यक्रम होता है और माइक को एक ऑन करो तो एक लड़का कहता है हेलो और करके भागे बहुत तेज़ी से। चलो, अब ध्यान देना कि ओम का नियम मुख्य तौर पर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? विद्युत परिपथ में वही वोल्टेज पता करने के लिए, प्रतिरोध पता करने के लिए और दूसरा धारा का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल होता है। खैर, बहुत बड़ी बात है और वो है कि स्थिर ताप पर अन्य स्थिर भौतिक अवस्था पर वही जो मैंने आपको भी = लिखा, वही लिखा गया है। चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि जितनी धारा का प्रवाह होगा उतना ही अधिक क्या होगा? विभवांतर होगा, उतना ही अधिक विभवांतर होगा। यही है ओम के नियम का कथन। ओम के नियम का कथन कहलाता है ये। ओके? इसको हमें ध्यान में रखना है। लेकिन ओम के नियम की अपनी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? जो विद्युत अभियांत्रिकी है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अर्धचालक हो गया, ट्रायोड हो गया, डायोड हो गया। इन 3 ऐसी स्थितियाँ हैं, ध्यान रखना। इसमें ओम का नियम नहीं लगता। इसमें ओम का नियम प्रभावी नहीं है, प्रभावी नहीं है। तो अब सवाल है कि ये किस नियम पर चलते हैं? ध्यान देना, ये 3 के तीनों एक नियम है जिसका नाम है चाइल्ड-लैंगम्यूर नियम। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ होती हैं, देखिएगा यह युक्तियाँ ऐसे आप लिख देना कि यह युक्तियाँ विशेष चाइल्ड विशेष चाइल्ड लैंगम्यूर नियम पर आधारित होती हैं। नियम पर आधारित होती हैं। नियम पर आधारित होती हैं। ओके? तो इसे हमें ध्यान में रखना है। ये 3 बातें जो कि एग्ज़ाम में सवाल बन के आ सकती हैं। अगला है एक टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। तो एक अपनी कॉपी में हेडिंग लिखना है ऐसे, प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध। आइए इसको समझते हैं। तो कॉमन सी बात है, प्रतिरोध का जो सिंपल सा मीनिंग है, उसका मतलब है विरोध करना या अवरोध करना, है ना? तो इसका सिंपल मीनिंग है विरोध करना अथवा अवरोध उत्पन्न करना। यानी कि ये नहीं चाहते तो किसका? जवाब हो जाएगा धारा प्रवाह का। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि धारा प्रवाह ठीक ढंग से हो, बल्कि इसकी अपनी एक भूमिका है कि भाई धारा ज़्यादा ना बहे, रोका जाए। तो इसी को हम विरोध प्रतिरोध कहेंगे, रेजिस्टेंस। और जब विशेष तौर पर विरोध करने का उद्देश्य हो जाएगा, तो उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, उसे हम चिह्नित करते हैं। लिखा है किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक है, वो होता है ओम। कुछ ऐसे लिखते हैं, है ना? अब ध्यान देना कि आपसे कुछ एग्ज़ाम में टेक्निकल चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे अगर आप चालक का ताप बढ़ाओगे, तो प्रतिरोध क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये बात ध्यान देना कि चालक का ताप बढ़ाने पर, चालक तार है, कोई तार है, जैसे मान के चलो तांबे का तार, तो अब तांबा है, अगर आप इसको हीट करोगे तो तत्काल इसका प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब है कि अब इसकी जो चालकता है वो प्रभावित होगी। यानी कि तांबे के तारों में स्लो मोशन में प्रवाह होगा। यही बड़ी समस्या थी मेरे दोस्तों कि जब हम तांबे के तार का इस्तेमाल करके टेलीफ़ोन का संचालन करते थे या तांबे के तारों से जब हम एक तरीके से कम्युनिकेशन करते थे, तो ये तांबे के तार आमतौर पर गर्म हो जाया करते थे और कम्युनिकेशन को बीच कर देते थे, रुक जाता था। इसलिए ये प्रॉब्लम आती थी। दूसरा अर्धचालक हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर जैसे आप सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम का इस्तेमाल करें। अर्धचालक का जो हम गर्म करेंगे, तो अर्धचालक प्रतिरोध को कम कर देता है। यानी कि ऐसी स्थिति में वो चालकता बढ़ा देगा, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा होता है। यानी अर्धचालक की जो चालकता है, वो बढ़ जाएगी किससे? गर्म होने से। इसके अलावा अगला और पूछ सकते हैं कि भाई चालक तार की लंबाई। अगर कोई चालक तार बहुत लंबा होता चला गया, तो ऐसी स्थिति में भी प्रतिरोध उसका बढ़ेगा, यानी कि दोनों का समानुपाती संबंध है। और तीसरा ध्यान रखना कि चालक तार की जो मोटाई है, अगर मोटाई बढ़ी, तो मोटाई बढ़ने पर जो यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर वो ज़्यादा होगी, तो प्रतिरोध कम होगा। अर्थात यहाँ पर तार अगर मोटा होगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो चालकता है, वो बढ़ेगी और उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो घटेगा। तो अपने एग्ज़ाम में इस स्तर के डेटा आ सकते हैं, इन्हें अपनी कॉपी में चिह्नित रूप में लिखना। देखो भाई, मैं यही बात आपको बोल के भी लिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर समय बहुत लग जाएगा, जो हमारे पास और आपके पास दोनों के पास नहीं है। भले ही परीक्षा आगे टल गई है, लेकिन आप ये मान के चलना कि बहुत नहीं टली है, आप ये मान के चलो। तो जितनी जल्दी इसे संपन्न करेंगे, उतना इसे दोहराना है, बार-बार दोहराते रहना है, लिख कर के याद रखना है। तो उम्मीद है आप ऐसा कर रहे होंगे, ऐसा करेंगे तो लाभ ज़रूर मिलेगा, है ना? नहीं करेंगे, फिर मेरा क्या जाता है? अब एक बार सवाल आ गया कि 1 ओम का मतलब क्या है? यानी 1 प्रतिरोध का मतलब क्या है कि 1 वोल्ट वाले सर्किट में जब 1 एम्पीयर की धारा का विरोध होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 ओम के नाम से जानते हैं, ओके? खैर, अब एक शब्द है विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या मामला है ना? एक शब्द है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान देना, प्रतिरोध को हम आर से चिह्नित करते हैं, किससे? आर से। अब ध्यान दो कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस द मटेरियल इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 मीटर लॉन्ग, जैसे मान के चलो कोई वायर है जो कि 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर ये लंबा है और हैविंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। अगर इस बीच में, विशेष एरिया में यदि प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो इस प्रतिरोध को हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि यहाँ पर हमने एक तरीके से बाउंडेशन दे रखा है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? तो पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के ऐसे लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध
किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वास्तव में पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध अगर ये हुआ है, इसे कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। और ये हो जाता है R इक्वल टू रो। ये है रो। क्या बोलेंगे? रो। और विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब है ओम मीटर। क्या हो जाएगा इसमें? क्योंकि मीटर वर्ड आ गया ना, तो नॉर्मल रेजिस्टेंस से अलग कैसे है? ये बेटा ना स्पेसिफिक कंडीशन बताया। नॉर्मल रेजिस्टेंस कहीं भी आप लगाओ, उसके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है। यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है? 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का वो मटेरियल होना चाहिए। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? ओम मीटर। क्योंकि ये ओम हो गया और ये मीटर हो गया। और चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। इस धातु का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होगा। देखो, एक होता है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध ऐसा समझो, एक होता है कि आपके यहाँ 10, 15, 50 रिश्तेदार आ गए। आप सबके साथ सेम व्यवहार करें तो वो सामान्य व्यवहार है। लेकिन उसी में जीजा आ गए। अब जीजा आ गए, तो एक जीजा आया जो 10 मीटर 5 फीट लंबा था, 2 फीट चौड़ा था, डिस्टर्ब टाइप का था। उनके साथ हमारा व्यवहार विशिष्ट हो जाएगा कि भाई लो पानी पियो, लो मस्त नमक पारा खाओ, लो बीड़ी पियो, एक्सरसाइज जो भी करना है उनके साथ। तो वो जो व्यवहार हमने दिखाया, स्पेसिफिक जब हम उसको लोकेशन ले लिया, तो वही है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है? 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तार के प्रतिरोध के बराबर जो होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। और क्या होता है? L/A। तो R इक्वल टू रो L/A। इसे ध्यान देना, है ना? तो L है चालक तार की लंबाई, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या है? A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब चूंकि चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है, देखो हम आपके पास बहुत सारे प्रतिरोध का एक लिस्ट दे रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। जैसे अब हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर का जो विशिष्ट प्रतिरोध 1.59 into 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये है चांदी का, बहुत कम है। दूसरे नंबर पर आप देखना, चांदी के बाद कॉपर, तो कॉपर है कितना? ये है फर्स्ट नंबर पर चालकता, ये है सेकंड नंबर पर चालकता। कॉपर है 1.72 10⁻8 ओम मीटर, तो इसलिए दूसरा चालक तार हो गया। तीसरे पर आप देखेंगे तो वो है गोल्ड, कितना है? 2.44 into 10⁻⁻8 ओम मीटर। आप देखना एल्यूमीनियम का चौथे पर कितना है? 2.82 into 10⁻8 ओम मीटर। तो जिसका जितना कम होगा प्रतिरोध, उसकी उतनी ही चालकता होगी। क्लियर हो गया? जैसे देखो नाइक्रोम का चेक करो, तो नाइक्रोम का 150 है, तो नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत हाई है, इसलिए नाइक्रोम की चालकता बहुत कम हो गई। ये हमें ध्यान में रखते चलना है। कई बार एग्जाम में इस तरह के सवाल बन सकते हैं। खैर, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कंडक्टिविटी। ये क्या है? चालकता। तो प्रतिरोध का उल्टा कर दोगे, चालकता हो जाएगी। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर दोगे, तो विशिष्ट चालकता हो जाएगी। एक शब्द है चालकता, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है। किसी भी चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसी भी चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रम या उल्टा चालकता कहलाती है। चालकता कहलाती है। अब इसका अगर मात्रक पता करना है, यानी कि G इक्वल टू 1/R, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। G मतलब चालकता, ठीक है? अब इसका मात्रक आप सर्च करो तो क्या होगा? उसका ओम था, तो इसका ओम इनवर्स हो जाएगा। ऊपर आ गया ना, तो -1 हो जाएगा। इसी को हम कई बार महो कहते हैं, या इसी को सीमेन भी कहा जाता है। ऐसे से डिनोट करते हैं। अब ऐसे ही विशिष्ट चालकता है, ऐसे ही विशिष्ट चालकता है कि जब आप विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर दोगे, यानी इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो। ये भी कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल बना सकता है। अब इसका अगर हम मात्रक देखें तो उसका उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ध्यान देना। वो हो जाएगा कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऊपर आ गया ना ये उल्टा हो गया तो ऊपर आ गया। अथवा इसी को हम सीमर पर मीटर कहते हैं। क्या कहेंगे? सीमेन पर मीटर के नाम से जान लेते हैं। इस तरह से प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के जो मात्रक हैं और इसके जो फार्मूले हैं, ये दोनों आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। रेजिस्टेंस R है, ओम होता है। रेजिस्टिविटी रो है, ओम मीटर होता है। कंडक्टिविटी G है, सीमेन होता है। और कंडक्टेंस G है, सीमेन होगा। और कंडक्टिविटी सिग्मा है, तो उसका सीमेन पर मीटर या सीमेन मीटर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। कंडक्टेंस G बराबर 1/R और कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर 1/रो। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में फिट कर लीजिएगा इसको। अब ये मत कहना कि मैंने न्यूमेरिकल नहीं करे क्योंकि हमारे लेवल का नहीं है वो। बट यही सेम फार्मूला है और ये इतनी छोटी क्लास की बात है कि यदि आपको नहीं याद है तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लिटरली बताएं, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ 80% छात्र इसे क्लास 9, 10th में याद कर चुका है ना? तो यदि आप इस भ्रम में हैं कि यार ये तो मुझे याद ही नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें बेटा ना मेरी कोई रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेरा कोई रोल ही नहीं है इसमें। मैं इसमें क्या समझाऊँ? बस सिंपल सा वही आपके मास्टर ने बताया, वही मैं बता रहा हूँ। तो बस इसको क्या करना, रिकॉल वैल्यू ध्यान में रखना कि B इक्वल टू IR, तो उसी से हम I भी निकालेंगे, B भी निकालेंगे, R भी निकालेंगे। वैसे ध्यान में रखना है ना? सबके मात्रक। तो ये सिंपल है और मुझे लगता है कि इस तरह के न्यूमेरिकल आएँगे भी, तो आप इसे बहुत सावधानी से लगा भी देंगे। आप ध्यान देना, जब हम किसी भी परिपथ का निर्माण कर रहे होते हैं, विद्युत परिपथ का, तो 2 स्तर पर हम विद्युत परिपथ को संयोजित करते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम का संयोजन, एक होता है समांतर क्रम का संयोजन। तो दोनों को थोड़ा-थोड़ा समझते हैं, जो एग्जाम के लिए आ सकता है, उसको ध्यान दिया जाए। देखो, जब हम एक का स्तर और दूसरे की पूंछ ऐड ऑन करते चले जाएँ, 1, 1, 2, 2, 2, तो ये श्रेणी क्रम का होता है। लेकिन जब हम एक के ऊपर, जैसे ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है, इस तरह से बनाएँ, तो अब ये आगे चल के आपको समझ जाएगा। तो इस तरह का जो होता है, इसे हम कहते हैं समांतर क्रम का प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? समांतर क्रम के प्रतिरोध में इसे हम चिह्नित कर लेते हैं। तो आइए थोड़ा-थोड़ा इसको समझते हैं। देखो, श्रेणी क्रम की खास बातें क्या हैं? क्या में न्यूमेरिकल आ सकता है, दरअसल पिछले साल आ गया था ना बीपीएससी में, इसलिए मैं बार-बार फोकस कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आने के चांसेस तो बहुत कम है।
श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध सीधी रेखा में होते हैं, यानी एक प्रतिरोध का अगला भाग दूसरे के पिछले भाग से जुड़ा होता है। इसमें छोटे-छोटे प्रतिरोध होते हैं, जैसे मान के चलो कि अब एक प्रतिरोध ये हो गया, तो ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। तो तीनों को अगर जोड़ दोगे तो 5 4 9 ओम हो गया, यानी कि छोटा-छोटा मिलके एक बड़ा प्रतिरोध बना देता है। तो वही बात किया गया कि इसमें प्रतिरोध से भिन्न-भिन्न प्रतिरोध से प्राप्त होने वाली धारा समान होती है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। बिजली घर से जो बिजली आती है वो श्रेणी क्रम में आती है। बस इसमें समस्या क्या है ना कि अगर एक प्रतिरोध में खराबी आई तो पूरा परिपथ ही खत्म हो जाता है या पूरा परिपथ बंद हो जाता है। जैसे देखो, अगर मान लो कि भाई हमने इसको खराब कर दिया तो यहाँ आके धारा रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसमें यही समस्या है कि एक अगर प्रतिरोध सिस्टम गड़बड़ हुआ तो पूरा परिपथ ही स्लो हो जाएगा या धीमा हो जाएगा या बंद हो जाएगा। कई बार न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे कर देना इसको। जैसे अब आपके यहाँ पूछेगा नहीं, लेकिन सिंपल सी बात ऐसे ध्यान रखना है कि मान लो ये हमने 1 दिखा दिया, फिर हमने 2 दिखा दिया, फिर हमने 3 दिखा दिया, फिर हमने 4 दिखा दिया, है ना? ऐसे। अब ये 2 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। तो टोटल निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 2 ओम प्लस 10 ओम प्लस 6 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो गया? 12 6 18 19 20 21। टोटल कितना हो गया? टोटल जो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध निकल के आया वो हो गया 30 ओम। क्या हो गया? बहुत स्लो किए हैं सर ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, आपने बहुत सॉल्व किए बेटा, सॉल्व लिखना होता है उसको। ठीक है, तो इस स्तर पर सवाल बन जाएगा, हालाँकि अपने एग्ज़ाम में आने के चांसेस बड़े कम हैं। अगला समांतर क्रम में है। अब देखो, ये पहला प्रतिरोध, दूसरा और तीसरा, ये जो आपको बना है, ये किस रूप में बना है? ये समांतर क्रम में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। अब इसमें मान लो एक खराब भी हो गया ना, तो 2 तो चल रहे होंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसमें प्रतिरोध आप ऐड नहीं करोगे, इसको बटे में ऐड करेंगे, तो कम प्रतिरोध हासिल होता है इसमें। पॉइंट लिखे गए हैं, इनको पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहता है। दूसरा, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज समान है परंतु धारा घट सकती है इसमें। सबसे बड़ा प्रतिरोध सबसे छोटे का तरह व्यवहार करता है और घरों की जो वायरिंग होती है वो समांतर प्रतिरोध में की जाती है। इसको पूरा टोटल निकालना है तो 1/R1, R2, R3, Rn से कनेक्ट करते हैं। है ना? जैसे मान लो कि अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और सब में 2-2 ओम का प्रतिरोध है। तो आप ऐसे करो 1/2 धन 1/2 धन 1/2। तो इस तरह से एक और कर लें तो 4 हो गया तो धन 1/2। तो इसको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? बहुत छोटा-सा प्रतिरोध निकल कर के आया। तो ये 11th या 10th की कक्षाओं में छोटा-छोटा था, बट आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, इतना भी पढ़ लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। खैर, कुछ हम आपको चिन्ह भी ध्यान में दिए, एनसीईआरटी का पेज है। तो इनमें से कुछ आपको याद रखना है। जैसे अगर विद्युत सेल का चित्र दिखेगा तो जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव रहेगा और जो छोटा वाला चिन्ह है वो नेगेटिव रहेगा। ये हमेशा विद्युत बैटरी या विद्युत सेल का चिन्ह होता है। दूसरा याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई चिन्ह आपको दिख गया तो ये स्विच ऑन दिखाता है। क्या है ये? स्विच ऑन दिखाता है। और अगर कोई ऐसा चिन्ह बना हुआ दिखाई दिया तो ये स्विच ऑफ दिखाता है। इसका मतलब है कि स्विच ऑफ हो चुकी है। दूसरा, अगर कोई ऐसा चिन्ह दिख गया तो ये तार की संधि दिखाता है। वास्तव में तार का यहाँ पर जॉइंट है या जंक्शन है। दूसरा, अगर कोई ऐसा चिन्ह दिख गया तो ये बिना संधि के तार की क्रॉसिंग है ये। बिना, इनके तार जुड़ा नहीं है बल्कि एक दूसरे के बगल से क्रॉस किया है। बिना संधि के तार की क्रॉसिंग हुई है, इस तरह का चित्र दिखा सकता है। दूसरा, अगर विद्युत बल्ब है तो ये तो आप सबको पता है ऐसे होगा। तो ये बल्ब का चिन्ह होता है। तो इसके अलावा अगर प्रतिरोध का चिन्ह याद करना है, ऐसा पूछता है सिंबल, अपने यहाँ भी मे भी पूछ ले तो कोई बात नहीं। ऐसा-ऐसा हो गया तो ये प्रतिरोध का सिंबल है, यानी कि रेजिस्टेंस का। इसके अलावा यदि आपसे वो इस तरह से पूछे तो ये एमीटर है, एमीटर का चिन्ह है और ये दोबारा से बी बना के पूछें, तो ऐसे कुछ चिन्ह आपसे पूछ सकते हैं, मे बी, बहुत चांसेस नहीं है। कई बार इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं जिसको हमें अपन ध्यान में रखना है और नोट डाउन करना है। अगला है विद्युत शक्ति व सामर्थ्य, परंतु इसकी बात अब हम कल से करेंगे। आज का समय संपन्न हुआ। कल हम इसको थोड़े से हिस्से बचे हैं, उसको पढ़ा करके सीधे हम लोग प्रवेश कर जाएँगे मैकेनिक्स इन हो गया। हेलो, नमस्कार, मैं समय शुक्ला हूँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं विज्ञान और तकनीकी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम। उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, यह कार्यक्रम एईडीओ के लिए प्रसारित होता है। हम आपके साथ जुड़े हैं। केजीएस ऐप की थी विद्युत। आज हम विद्युत समापित करेंगे और कल यानी यांत्रिकी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कल हम लोग के लिए प्रसारित होता है, हम आपके साथ जुड़े हैं केजीएस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल हमने बातचीत की थी विद्युत। आज हम विद्युत के चैप्टर को फाइनलाइज़ करेंगे, समापित करेंगे और कल यानी कि हो सकता है तो आज ही या समय बचा तो कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में लास्ट में बैटरी आदि के बारे में देखा था शुरुआत में जाकर के, और फिर हमने कुछ ओम के नियम और साथ ही साथ विद्युत प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता आदि के बारे में स्पष्ट विचारधारा सीखी थी और उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। फिर हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में सीखा था कि कैसे श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम आदि में चीजें सेट होती हैं। और फिर हमने कुछ चिन्ह भी समझे थे कि किस आधार पर इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी में अलग अलग चिन्हों को जाना जाता है या समझा जाता है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को और गुड आफ्टरनून सभी को, है ना? जो भी जैसा सोच रहा है वैसा उसके लिए है। तो आज हम इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और बायोलॉजी की कक्षाएं कैसी जा रही हैं? ठीक जा रही हैं आप लोगों की? कल आपकी क्लास ऑन नहीं हो पाई थी तो उसका वीडियो मिला कि नहीं? एक बार कमेंट्स दिखाना भाई। चलिए, तो अच्छा, हाँ, तो मिल गया। कॉपी बनाते रहना, है ना? और फिजिक्स की भी कॉपी थी, हाँ, फिर ठीक-ठाक मोटी हो गई होगी अब लगभग सर बीच-बीच में जब मैं क्लास में ऑनलाइन स्टूडेंट को इग्नोर कर रहा नहीं, वो 28 पेज का हो गया ना उसको तो जीते हैं कितने मन से, कितने दिल से, है ना? जी, रिजल्ट हमें नहीं पता भाई क्या है। आप जितना चैप्टर है वो है विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, है ना? इलेक्ट्रिकल पावर। तो आइए इसको जानते हैं विद्युत शक्ति या सामर्थ्य क्या होती है और इसे कुछ लोग तो साथ ही साथ नोट करते होंगे तो वो अलग कहानी है। देखो, हमारा जो घर है आजकल जैसे रोटी कपड़ा मकान था, वैसे ही कुछ चीज़ें और हमारी हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बेहद आवश्यक हो गई हैं, जिनमें से विद्युत और साथ ही साथ इंटरनेट आदि भी है। तो जो हमारा घर है, इसमें हम विद्युत की खपत करते हैं, है ना? विद्युत की खपत का जो अंतिम उद्देश्य है कि भई बिजली बनेगी तो बिजली खर्च भी होगी, जो खपत हो रही है, वो वास्तव में
इसी विद्युत सामर्थ्य के मामलों में मापी जाती है। इसको हम यूनिट में मापते हैं, है ना? आपने सुना भी होगा कितने रुपए यूनिट बिजली खर्च होती है, इसको देखा जाए। दरअसल किसी परिपथ में ऊर्जा खर्च होने की जो दर है, यानी कि द रेट एट व्हिच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और इसका SI मात्रक वाट होता है। इसको हम बड़े मात्रकों में किलोवाट, मेगावाट ऐसे-ऐसे बड़े मात्रकों में भी इसे हम लिख देते हैं। दूसरा एक शब्द है विद्युत शक्ति या पावर को हम I प्लस V या धारा और विभवांतर में ऐड करते हैं, अर्थात P बराबर I इंटू V। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं और कुछ हम आपको बताएँगे, कुछ आप फ़ॉर्मूले पर आधारित रखिएगा। विद्युत शक्ति को हम वाट में लिखे हैं, तो 1 वाट बराबर 1 एम्पीयर गुणे 1 वोल्ट होता है, जो कि धारा का एम्पीयर होगा, विभवांतर का वोल्ट होता है। दूसरी बात ध्यान देना भाई, कि यूनिट का मापन कैसे करते हैं, इसे समझना है। तो 1 किलोवाट घंटा या को हम एक यूनिट मानते हैं, जैसे ध्यान रखना कि 1 किलोवाट घंटा ही जो है, क्या कहलाएगा? 1 यूनिट कहलाता है, अर्थात 1 घंटे में किसी परिपथ में कितनी ऊर्जा व्यय हुई है, कितनी खा लिया है। चल साइंस क्लास कब खत्म हो जाएगा? हो जाएगा, सामने आएगा, प्रयास तो हम कर रहे हैं ना। इधर ध्यान पढ़ने पे फोकस करो बेटा। 1 घंटे में किसी परिपथ में हमने जितनी ऊर्जा व्यय की है, खाई है, उसी को हम एक यूनिट मानते हैं और ये हमेशा ध्यान देना, किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा कैसे गिनेंगे? वोल्ट गुणे एम्पीयर गुणे घंटा बटे 1000 और वोल्ट और एम्पीयर बराबर अभी जस्ट पढ़ा गया था वाट। तो इस तरह से आप अगर यूनिट का मापन करेंगे, तो कैसे मापन करेंगे? तो वाट गुणे घंटा और 1000 से भाग दे देंगे। जैसे अब एक सवाल आपसे आ सकता है, यहाँ पर पूछा गया है, इफ अ 100 वाट ऑफ बल्ब इज ऑन फॉर द 10 आवर, हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल यूनिट विल बी कंज्यूम्ड? ये कह रहे हैं कि यदि 100 वाट का बल्ब लगभग 10 घंटे तक जलता है। प्रश्न यही है क्वेश्चन, कि यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलता है, तो कितना यूनिट विद्युत की खपत हुई है? तो कितना यूनिट विद्युत की खपत हुई है? विद्युत की खपत हुई है। ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपके पास सिंपल सा वही है फार्मूला, देखो अभी जस्ट हमने फार्मूला पढ़ा कि यूनिट मापने के लिए वाट गुणे घंटा बटे 1000। तो आप जितना भी यूनिट निकालना चाहो निकाल सकते हो। वाट गुणे घंटा और बटे 1000, तो 100 गुणे 10 और बटे में 1000, तो 3 शून्य है, 3 शून्य नीचे है, काट दो। तो कितना आ गया? 1 यूनिट आया। अब मेरे हिसाब से इस समय जो रेट चल रहा है, बिहार में तो 125 यूनिट शायद फ्री है। यानी कि अगर एक बल्ब घर में है और 10 घंटा तो जल ही रहा होगा, मेरे हिसाब से उतना तो जलता ही है, या उससे भी कम जलता है कई बार घर में उजाला है तो। तो दिन भर में 5-6 यूनिट आप खा रहे हो, 5-6 यूनिट का मतलब हो गया कि या 10 यूनिट खा रहे हो तो 10 यूनिट हो गया, तो इस तरह से 10 धामा 100 मोटा-मोटा 125 फ्री हो गया। तो 125 और भी आप खा लोगे घर में मान लो, तो 7-8 रुपए यूनिट के आस-पास का मामला होगा, है ना? तो अगर पैसा पूछा जाए तो पैसे से आप काउंट कर देना, हाँ, बिहार में 125 पिछले चुनाव से फ्री कर दिया, अच्छा काम है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ एनी 60 वाट इलेक्ट्रिक हीटर, इसको पढ़िएगा कि 60 वाट का कोई विद्युत हीटर है, कोई विद्युत हीटर है। इफ 60 वाट इलेक्ट्रिक हीटर इज ऑन फॉर 5 आवर, यानी कि 5 घंटे के लिए ऑन है। 5 घंटे के लिए इसे ऑन कर दिया गया है। इन जनवरी, किस महीने में? जनवरी, इसी महीने जिसमें आप अभी हो। कितना दिन होता है? 31 डेज़ होते हैं। हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल कंज्यूम इन होल मंथ? पूरे महीने में कितना यूनिट बिजली खपत हुई है? तो पहले तो 60 और गुणे कितना 5 और बटे में आप 1000 कर दो। तो एक इधर से कट गया और 5 छक्के 30 बटे 100, ये कट गया। तो कितना बचा ये? ज़रा भाई जोड़ना इसको लगाओ। और फिर जितना आएगा उसको हमें किससे गुणा कर देना है? 31 से गुणा कर देना है। तो लगभग लगभग कितना आ रहा है? थोड़ा मैथमेटिक्स वाले जोड़ो। 9.3 यूनिट आएगा। 9.3 यूनिट। तो इस तरह से आप सवाल महीनों के हिसाब से भी ऐड ऑन कर सकते हो, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना? तो उम्मीद है सबका लगभग आ ही गया होगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स है ये, आप इसे लगा सकते हो। तो कई बार एग्ज़ाम में अगर इस तरह के सवाल आएँ, तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। हाँ, उतना ही आएगा, 9.3 आएगा, भाई क्या करोगे? 0.3 गुणे 31 कर दो, 9.3 यूनिट आ गया। अब सोचो आप पता नहीं क्यों परेशान होते हैं लोग, घरवाले कहते हैं हीटर ना जला 60 वाट का हीटर बहुत सिंपल सा हीटर है, हालाँकि हीटर 60 वाट की होती नहीं ज़्यादातर, बहुत खाते हैं वो। जैसे मेरे पीछे जो बोर्ड है ना, ये मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ, ये 1000 वाट के आस-पास की पावर लेता है। तो सोचो अगर 8 घंटा चल गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि एक डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है जो 1000 वाट का है और लगभग-लगभग 12 घंटे संचालित होता है ना? तो कितना यूनिट खा रहा होगा? जोड़ो ज़रा, कितना यूनिट खा रहा होगा? तो 1000 वाट गुणे 12 और बटे में 1000, कितना हो गया ये? 12 यूनिट, क्या मैं सही हूँ? जहाँ तक लगता है मैं सही हूँ। तो 12 यूनिट खा रहा है एक बोर्ड। हमारे पास इस समय ऑन एवरेज जो बोर्ड होंगे, जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ, हर जगह का मिला के, वो होंगे 200 के आस-पास। तो 12 दूनी 2400 यूनिट कितना पर डे खा रहा है? अगर सोचो कि हम जनवरी महीने का ऐड कर लें, तो 1 मंथ में 12 यूनिट बेटा 1 दिन में खाया ना, तो 200 हैं हमारे पास यूनिट। तो 200 है 12 दूनी 24 यूनिट पर डे हो गया ना ये। अब 2400 को आप हम गुणा कर लें 31 दिन से, तो सोचो कितना ज़्यादा हम सरकार को पैसा पे कर रहे हैं। केवल किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए और केवल किसके? केवल इस कार्यक्रम के लिए जो कि पढ़ाई वाली है। अब इसके अलावा एसी है, बिजली है ना? बहुत सी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। तो 7 करोड़ आप जीते कितना? 7 करोड़, क्या करोगे इतने पैसे का?
तो बहुत सारा कंजम्पशन है जो हम राज्य सरकार को जो उनके विद्युत नियामक हैं उनको हम देते हैं और पूरा देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जो विद्युत की खपत कर रहे हैं, है ना? तो खैर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आप इस तरह के सवाल जब भी आएगा आराम से लगा लीजिएगा। एक मैं बहुत ही टेक्निकल बात आपके दिमाग में डाले जा रहा हूँ, कई बार यहाँ से सवाल बन जाता है। ठीक? देखो, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम पैरेलल क्रम में अ, अच्छा, सैकड़ा हज़ार, 10,000, 5,92,020 रुपया, ₹8 के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं अ, कि हम नहीं करते वो ठीक है, हमने कम कर रखा है ना एजुकेशनल फील्ड में पैसा। तो पैरेलल क्रम में कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, उनकी वायरिंग होती है और कुछ हैं जो श्रेणी क्रम में होते हैं, इसी को हमें ध्यान में रखना है। तो हम आप एग्ज़ाम में याद रखिएगा कि कुछ ऐसे हैं जिनको हम समानांतर क्रम में वायरिंग होती है या ये ऐड होते हैं। क्या-क्या है? सभी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, पंखा, जितना भी कुछ है, फ्रिज, पंखा, एसी, टीवी, ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स, दूसरा हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल फिटिंग, जो घरों की वायरिंग होती है, घरों की जो वायरिंग होती है, ये भी समांतर क्रम में होगी और एक और आपको ध्यान देना है, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर मापक यंत्र है, इसको भी हम समांतर क्रम में रखते हैं। दूसरा, ये ध्यान रखना, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या व्यवस्थाएँ जिनको हम श्रेणी क्रम में रखेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या-क्या है? इसको ध्यान देना। एक तो है फ्यूज़ वायर, ध्यान देना, जो फ्यूज़ तार होता है ना, फ्यूज़ तार, इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है, तो ये फिर हमारे सर्किट की सुरक्षा करता है। इसका काम क्या है? उच्च वोल्टेज से सर्किट की सुरक्षा करना, सर्किट की सुरक्षा करता है। इसमें प्रतिरोध ज़्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ध्यान देना। इसका जो प्रतिरोध है, विरोध करने की क्षमता है, वो बहुत हाई होती है और जो गलनांक है, वो बहुत कम होता है। इसलिए बहुत जल्दी गल जाता है। जैसे ही बहुत हाई वोल्टेज आएगा, ये पिघल जाएगा और इससे हमारी जो सर्किट है, वो बची रह जाती है। हमारे जो घर के और इक्विपमेंट्स हैं, वो खराब नहीं होते हैं। दूसरा, हाँ, बल्ब दिवाली वाला भी सीरीज़ क्रम में होता है, बिल्कुल अ, इसी क्रम में हम करेंगे। खैर, अगला है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। एक और हम लगाते हैं अपने घरों में, एमसीबी। कुछ ऐसा-सा होता है, इसी में लगा हुआ ढेर सारा एमसीबी हम घरों में लगाए होते हैं। इसका काम क्या है? ये हमें शॉर्ट सर्किट से बचाता है। किससे? शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना? ये ध्यान देना है हमें। खैर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो, भारतीय घरों में इलेक्ट्रिकल सप्लाई का क्या मामला है, उसे देखा जाए। हेडिंग है भारतीय घरों में विद्युत की सप्लाई। तो ध्यान रखना है कि घरेलू विद्युत की सप्लाई में 2 बातें। एक, अगर नॉर्मल आपका घर है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत सप्लाई किस रूप में होगी? 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट में होती है। और दूसरा, चूँकि हमने कहा, पहले ही आपको बता रखा है कि हाँ, फ्यूज़ की जगह एमसीबी ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरी बात हमने कहा, आपसे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वो पैकेट जा रहे हैं, यानी कि उनकी अपनी एक आवृत्ति है और भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्रीक्वेंसी होता है, वो 50 हर्ट्ज़ पर चलता है। कितना हर्ट्ज़? 50 हर्ट्ज़, है ना? ये इसकी आवृत्ति है। ऐसे मान के चलना, आवृत्ति का मतलब क्या है? 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। आपने शायद पढ़ा है। आवृत्ति का आशय है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। जैसे मान के चलो कि अगर 1 सेकंड में 10 चक्कर, कितना? 10 चक्कर लग रहा है, तो इसे कहेंगे 10 हर्ट्ज़। क्या कहेंगे? 10 हर्ट्ज़ कहेंगे। क्योंकि इसका कितना हर्ट्ज़ है? 50। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा होगा? 1 सेकंड में 50 कंपन हो जाता होगा। तो इसलिए इसको हम कहेंगे 50 हर्ट्ज़, यानी इसकी आवृत्ति ज़्यादा है। दूसरा, अगर हम अमेरिका और रूस की बात करें, तो अमेरिका क्या कहता था, उसको बताना पड़ेगा। ये अमेरिका क्या कहता था? ये कहता था कि आपका वोल्ट कम है लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अगर हम अमेरिका और रूस की बात करें, ध्यान देना मैं इधर भी लिख रहा हूँ कि यूएसए व रूस में जो घरेलू सप्लाई है, घरेलू सप्लाई है, वो होती है 110 वोल्ट में एसी। लेकिन अंतर ये है ना कि इनका जो आवृत्ति है, वो हमारी तुलना में ज़्यादा है। कितनी है? ये 60 हर्ट्ज़ आवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है नॉर्मल घरेलू सप्लाई, जो नॉर्मल फेज़ पे चलती है, यानी कि सिंगल फेज़ पे चलती है। जैसे हमारे आपके घरों में जो विद्युत की सप्लाई होती है बेटा, वो सिंगल फेज़ पे होती है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर कमर्शियलाइज़ेशन कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? यार कुछ नहीं कहता था, उसने बेनज़िलत कह दिया है। खैर, अब ध्यान दो, बट जब हम कमर्शियलाइज़ेशन की बात करते हैं बेटा, तो सिंगल फेज़ पर काम नहीं चल पाता है। हमें कम से कम 3 फेज़ की लाइन की आवश्यकता होती है। तो भारत में 2 फेज़ पर विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। एक सिंगल फेज़ और एक 3 फेज़। हाउस होल्ड के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए हम सिंगल फेज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें कमर्शियल कोई काम करना है, कोई इंडस्ट्री खड़ा करनी है, तो अब ऐसी स्थिति में हम इस्तेमाल करते हैं 3 फेज़ की लाइन। जैसे जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये कमर्शियलाइज़ेशन है, तो यहाँ पर जो विद्युत सप्लाई हुई होगी, वो 3 फेज़ की हो रही है। यानी कि भारत में 2 स्तर पर विद्युत की सप्लाई होती है। सिंगल फेज़ फॉर स्मॉल लोड, तो ये बात मैं हिंदी में भी नोट में लिख दे रहा हूँ। ऐसे लिखिएगा कि भारत में 2 अलग-अलग फेज़ के साथ विद्युत की सप्लाई होती है। विद्युत की सप्लाई होती है। क्या-क्या? नंबर ए, सिंगल फेज़, और सिंगल फेज़ किसके लिए? 220 वोल्ट और
50 हर्ट्ज पर कहाँ-कहाँ होगी? सामान्य घरेलू उपयोग, सामान्य घरेलू उपयोग के लिए होती है। दूसरा, भारत में सप्लाई है 3 फेज, ये चलता है 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर, है ना? पढ़ा सुना होगा ना कि 440 वोल्ट किसी के छूने से प्रभावित करता है, कोई म्यूजिक गाना है ऐसा। तो वो बताना चाहता है कि यू आर अ 3 फेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर्सन, नॉट अ सिंगल फेज, है ना? हेंस व्हेन वी टच व्हेन आई टच यू देन आई फील अप्रॉक्सिमेट 440 वोल्ट टाइप ऑफ शॉक। खैर, ये होता है कब? तो जब हम इंडस्ट्रियल स्तर पर काम करें या उद्योग के लेवल पर या कोई बृहद हमें इस्तेमाल करना है, तो हम 440 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। खैर, अब दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि 3 फेज और सिंगल फेज में अंतर क्या है। तो हमने एक आपके लिए बना रखा है फिगर कि सिंगल फेज क्या होता है और 3 फेज क्या होता है। पहले थोड़ा-सा चित्र को समझिएगा, फिर हम आपको दोनों में अंतर समझा देते हैं। देखो, फेज का मतलब होता क्या है? कुछ रंग हैं कि कलर हैं इसके अंदर। बेटा 5 हर्ट्ज का मतलब समझ नहीं पाए केशव कुमार। क्लास को सुदृढ़ता से करते तो समझ में आता। देखो मैंने क्या बताया बेटा कि सपोज वी हैव 3 बॉटल ऑफ ग्लास बॉटल ऑफ वाटर, देन वन इज़ अ इलेक्ट्रॉन, वन इज़ अ इलेक्ट्रॉन, वन इज़ अ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों के बहाव से ही विद्युत चलती है। बट इलेक्ट्रॉन ऐसे कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, भागता रहता है, तो ही तार से बिजली दौड़ती है। तो बेटा जब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा हूँ? 1 सेकंड में हाँ, इस तरह से कितने 60, 50, तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना? ठीक है, अब देखो हमारे पास फेज के लिए सिंगल फेज के लिए या 3 फेज के लिए तारों की जो मेन फेज वायर होते हैं, उनके 3 कलर होते हैं। क्या-क्या? लाल रंग में अगर आप तार खरीद रहे हो या आप पीला ले रहे हो अथवा आप नीला ले रहे हो। तो सिंगल फेज अगर है, तो इन तीनों रंगों में से एक कलर को चुनाव करना होगा। आइदर लाल, आइदर येलो, आइदर ब्लू, जो भी आप चाहो। क्लियर? दूसरा एक हम न्यूट्रल कंडक्टर भी लेते हैं, जो कि ब्लैक होगा। तो हमेशा अपने घरों में वायरिंग जब चलती है बेटा तो 2 कलर की चलती है। एक लाल, एक काला या एक पीला, एक काला या एक नीला, एक काला और डबल वायरिंग के साथ या 2 तारों के साथ अंदर-अंदर घरेलू वायरिंग हो जाती है। कई बार कुछ लोग सुरक्षा के मानकों को और मजबूत करने के लिए अर्थिंग वायर भी लगाते हैं, जो कि ग्रीन और येलो का मिक्सचर होता है। ये है सिंगल लाइन, है ना? यानी कि अगर आप सिंगल फेज वायरिंग की बात करोगे, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक मेन लाइन, एक क्या चाहिए? मेन लाइन चाहिए। मेन लाइन में क्या-क्या कलर ले सकते हो? जिसको हम कहते हैं फेज लाइन। इसमें या लाल या पीला अथवा नीला, है ना? इनमें से कोई एक कलर चुनाव कर लीजिए, कोई एक। दूसरा हम लेते हैं न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल लाइन लेते हैं और न्यूट्रल लाइन का जो कलर होगा हमेशा कैसा होगा? काला होगा, ठीक? तीसरा आप अर्थिंग ले सकते हो। ये हालाँकि वैकल्पिक है, कंपल्सरी नहीं है। वैकल्पिक है, कंपल्सरी नहीं है और ये ग्रीन कलर में होगा। तो इस तरह से सिंगल फेज में या तो 2 तार दौड़ा लो या तो 3 तार दौड़ा लो। ज़्यादातर लोग पैसा के चक्कर में 2 ही तार दौड़ाता है, मेन लाइन और न्यूट्रल लाइन, मेन लाइन और न्यूट्रल लाइन। लेकिन अगर आप 3 फेज की बात करोगे बेटा, तो 3 फेज में आपको तीनों रंग के तार लेने पड़ेंगे। यानी कि लाइन 1 के लिए रेड, लाइन 2 के लिए येलो और लाइन 3 के लिए ब्लू। प्लस में एक आपको ब्लैक वायर भी रखना होगा न्यूट्रल के लिए। तो 3 वायर और एक क्या हो गया? न्यूट्रल। कितने हो गए? 3 फेज 4 वायर। क्या हो गया ये? 3 फेज 4 वायर हो गया। यानी अगर आप 3 फेज की बात कर रहे हैं, 3 फेज की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? एक तो आपको मेन लाइन दौड़ानी पड़ेगी और मेन लाइन में कितने वायर? 3 तार ले चलने होंगे। 3 तार। कलर क्या है? रेड, येलो और ब्लू। दूसरा, एक न्यूट्रल लाइन लेके चलनी पड़ेगी। कलर क्या है? ब्लैक। मन करे तो आप अर्थिंग कराओ, मन करे तो अर्थिंग ना कराओ। तो अगर ये 2 वायर लगाएँ मेन लाइन में नाटक क्यों कर रहे हो? काहे लगाओगे? नमाज़िश करना है। तब दाग दुख जाएगा घरवा तुम्हारा। कहाँ से लाते हो दिमाग के? जो नियम कानून है वही तो बता पाऊँगा ना भाई। अब कोई एक्सपेरिमेंट तो मैं कर नहीं रहा हूँ। तो आपको याद रखना एग्ज़ाम में यही सवाल पूछेगा, नाटक मत करो, लाइनमैन मत बनो। चलिए, इससे यदि मुझे पता भी नहीं ना सवाल है, मुझे क्यों पता होगा? कॉमन सी बात है ना। इसलिए नहीं पता होगा, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? और फिर मेरा कोई सवाल बनने वाला है। ना ही मैं लाइनमैन हूँ, ना मुझे वायरिंग करनी आती है। मेरा काम आपको सिंगल फेज या अगर बहुत आवश्यकता है तो अपने घर पे एक बार प्रयास कर लेना। मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। तो याद रहेगा सिंगल फेज और 3 फेज। थोड़ा और अंतर क्लियर कर लेते हैं इनमें क्या है। देखो, इस तरह से कॉपी में आपसे लिखा जा सकता है कि सिंगल फेज और 3 फेज में क्या करना है। तो ध्यान देना, सिंगल फेज केवल एक फेज है जो कि रेड या येलो कुछ भी ले सकते हो और एक है हम बिजली मिस्त्री आज बना के छोड़ेंगे आपको हम। और एक है न्यूट्रल यानी कि ब्लैक कलर है। यानी कि इसमें आप 2 वायर ले रहे हो। लेकिन 3 फेज में क्या है? 3 फेज में या तो 3 वायर या तो 4 वायर ले रहे हो। लाइन 1 2 3 लाल, येलो, ब्लू और प्लस में चौथा एक आप ले रहे हो यानी कि ब्लैक। इसमें 220 वोल्ट या 230 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है। लेकिन 3 फेज में आपकी आवश्यकता के अनुसार 380, 400, 415 और सबसे बड़ा वाला जो है 440 वोल्ट का है। जैसा आप लोगे वैसा आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, ये छोटे लोड के लिए टीवी चलाओ, बल्ब जलाओ, फैन चलाओ। बट जो 3 फेज है ये लॉन्ग इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हमने चर्चा कर ली। केवल वोल्टेज एक फॉर्म में चलेगा, क्योंकि ये तीनों तार हैं तो 3 वोल्टेज के फॉर्म होंगे। ये मिनिमम एफिशिएंसी होता है, उतनी क्षमता कम होती है। लेकिन इधर जो एफिशिएंसी है वो अधिकतम है, अधिकतम क्षमता होती है। तो कॉपी में से 2 हिस्सों में बाँट करके इसे नोट कर लीजिएगा। ओके भाई? हुँ, चलिए। अब हम आपको कुछ इससे जुड़ा हुआ केमिकल इफेक्ट समझाते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ केमिस्ट्री में 2 प्रमुख बैटरीज़ को पढ़ना होता है, जिनको हम बोलते हैं अक्यूमुलेटर सेल यानी कि संचायक सेल या संचायक बैटरी। हिंदी में कहते हैं संचायक बैटरी या अक्यूमुलेटर सेल कहा जाता है। संचायक सेल वास्तव में द्वितीयक सेल होती है। मैंने पढ़ाते समय आपको समझा रखा था। इनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जमा किया जाता है। जब सेल को किसी परिपथ से जोड़ते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा फिर से विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। 2 तरह की सेल है, एक होती है लेड एक्यूमुलेटर सेल, इसको हिंदी में कहते हैं सीसा संचायक सेल। क्या बोलेंगे? सीसा संचायक सेल या बैटरी।
और दूसरी होती है निफे सेल यानी कि निकेल फेरस अक्यूमुलेटर सेल या निफे संचयक सेल। तो हम लोग थोड़ा-थोड़ा देखो 4 बातें हमें ध्यान में रखनी है। क्या-क्या? किसी बैटरी में 4 बातें पकड़ के रखनी है, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। पहला कि उसमें एनोड क्या है? दूसरा, उसमें कैथोड क्या है? तीसरा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का कौन-सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। बाकी अपन से कोई खास ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान देना कि चूँकि सेकेंडरी सेल है, तो इनका बार-बार आप चार्ज कर सकते हो। इसमें हम एनोड के तौर पर लेड या सीसा लेते हैं, पीबी। दूसरा कैथोड के रूप में हम लेड प्लस लेड ऑक्साइड लेते हैं, पीबी प्लस पीबी, O2 का इस्तेमाल करते हैं और विद्युत अपघट्य में हम H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। ये आमतौर पर 6 प्लेट वाली होती हैं, जिनमें पर प्लेट 2 वाट या 2 वोल्ट की पावर आती है, तो कुल ये कितने वाट की वोल्ट की हो जाती है? 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। तो बस आपको 3 याद रखना है, बाकी कोई खास आवश्यकता इसमें आपको परेशान होने की नहीं है। दूसरी है निफे सेल। निफे सेल में भी आपको बस वही 3 बातें याद रखना है कि एनोड में हम लेते हैं निकेल हाइड्रॉक्साइड, कैथोड में लेते हैं लौह ऑक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट में लेते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। बस सबसे खास बात क्या है निफे सेल की कि ये सीसा संचय की तुलना में हल्की होती हैं और ये बहुत जल्दी इनमें डिस्चार्ज नहीं होता है। इसलिए आजकल कार के इग्निशन में जैसे चाबी से स्टार्ट आदि करते हैं, उनके लिए बड़ा दूर से ही खींचता है आदमी को। अब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ना आप 11,000 वोल्ट की बात कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना कि ये निफे सेल आज के दौर में काफ़ी आधुनिक और एडवांस मानी जाती हैं। अब हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जिनसे कई बार एग्ज़ाम में सवाल आता रहता है। जैसे कि धारा मापी या गैल्वेनोमीटर क्या करता है? किसी परिपथ में धारा है कि नहीं है, उसकी उपस्थिति का पता लगाता है। यह 10 की घात 6 एम्पीयर तक कितना? 10 की घात -6 एम्पीयर तक धारा माप सकता है और इसकी दिशा और परिणाम दोनों दर्शाता है। रेडियन पर एम्पीयर मात्रा के छोटे विद्युत प्रवाह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है वोल्टमीटर, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर या वोल्टेज का ज्ञान करेगा। प्रतिरोध बहुत अधिक अथवा अनंत हो सकता है। ये एसी और डीसी दोनों के लिए काम करता है। कोई भी अगर देखो अक्सर जो बिजली के मिस्त्री होते हैं, वो इसको लेकर के आते हैं। एक और एमीटर है, ये विद्युत धारा का मान ज्ञात करने और परिमाण ज्ञात करने में इस्तेमाल होता है। श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इसका प्रतिरोध बहुत 0 होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। दूसरा, हम कुछ और युक्तियों का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं, जैसे हीटर हो गया। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हीटर के बारे में, यह विद्युत का उष्मीय प्रभाव है, यानी कि जब आप विद्युत देते हो, तो वो ज़्यादातर क्या कर रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा प्रकाश भी देता है। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का खाँच बना रहता है, जैसे देखो, यहाँ पर बना हुआ है ना ये हिस्सा जिसमें ये कॉइल है ना, उसी के अंदर व्हाइट प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, जिसमें नाइक्रोम के तार, निकेल और क्रोमियम 80 और 20 के एलिमेंट लगे होते हैं। लाल तत्व होने पर 800 अंश सेल्सियस से लेकर के 1000 अंश सेल्सियस का तापमान उत्पन्न करता है ये। और चूँकि नाइक्रोम बहुत हाई रेजिस्टेंस का होता है, 1400 अंश सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल करते हैं। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे अल्बर्ट मार्श, इन्होंने पहली बार विद्युत हीटर का इस्तेमाल किया हुआ था। कुछ और हमारे पास है, जैसे विद्युत प्रेस भी हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का भी उपयोग हम करते हैं। तो देखा जाए विद्युत प्रेस के बारे में, ये जानकारी दी गई है विद्युत प्रेस के बारे में। अक्सर बहुत घरों में इसका इस्तेमाल होता है। तो एक अभ्रक लेते हैं इस तरह से और इसी में हम अभ्रक के साथ ही 2 तार लगाते हैं जो कि नाइक्रोम के होते हैं। यहाँ भी ऊष्मीय प्रभाव है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ये तार नीचे वाला हिस्सा गर्म कर देते हैं और आप इसको हैंडल से प्रेस कर लेते हो। अभ्रक बहुत अत्यंत उच्च प्रतिरोधी होता है, इसलिए अभ्रक उस तार की गर्मी से पिघलता नहीं है। तो बस अभ्रक और नाइक्रोम याद रखना है। दूसरा खोजकर्ता का नाम डब्ल्यू.एच. शीले हैं, इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक हीटर का विकास किया हुआ था। इसके बाद अगला जो है बेटा वो है विद्युत बल्ब के बारे में। विद्युत बल्ब, इसमें कुछ मेरा कोई रोल नहीं है, आप इसको बस लिख देना और बस ध्यान में रखना है कि खोजकर्ता वगैरह थोड़ा इसमें क्या यूज़ हो रहा है, उसे ध्यान में रखना है ना? नाइक्रोम ही क्यों लेते हैं बेटा? इसलिए लेते हैं ना कि नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है। हालाँकि हर जगह नाइक्रोम नहीं लेते, जैसे अब विद्युत बल्ब में हम टंगस्टन लें, क्यों? विद्युत बल्ब और हाई-टेक पावर वाला है और ज़्यादा ऊष्मा खाता है ना? ये बहुत बड़ी बात है। सर सामने देखिए, इनको सब ब्लॉक करो तो। ये हाँ, इनको हटा दो। पढ़ने में ध्यान नहीं, नाटक करने में ध्यान नहीं, है ना? टंगस्टन का जो इसमें क्यों लिया है? क्योंकि जब बल्ब जलता है ना, बल्ब बहुत छोटी इलाके में जलता है और इतने छोटे इलाके में जलता है कि उसमें बहुत हीट उत्पन्न हो जाता है। कारण कि बल्ब 2500 सेल्सियस तक हीट लेके जाएगा और जो हमने अभी देखा हीटर वो कितना गया था 800-900 ही गया हुआ था। इसलिए अब बल्ब 2500 सेल्सियस तापमान खींचा, नाइक्रोम 1400 पिघल जाएगा। अब इसलिए आपको सबसे पावरफुल धातु का इस्तेमाल करना होगा और टंगस्टन से बेहतर क्या हो सकता है? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पिघलने वाला बिंदु 3500 सेल्सियस है। इसलिए अब बल्ब में नाइक्रोम यूज़ नहीं होगा, बल्कि बल्ब में हम टंगस्टन यूज़ करके इसका काम चलाएँगे। खैर, बल्ब के तंतु का तापमान 2500 सेल्सियस हो जाता है। कई बार तंतु बहुत काला पड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। दूसरा, इसमें हम नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरते हैं, जिससे कि बल्ब में वाष्पीकरण ना हो, बल्ब खराब ना होने पाए। ध्यान देना कि बल्ब का जो विकास किया गया था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा, तो वास्तव में उद्देश्य ये था कि लाइट पैदा करे, यानी कि प्रकाश दे। और सच्चाई ये है कि प्रकाश के कॉन्सेप्ट की तुलना में ये विद्युत ऊर्जा को केवल 5 से 10% ही भाग केवल 5 से 10% ही भाग प्रकाश में कन्वर्ट कर पाया। बाकी ऊष्मा देखा होगा कि जो विद्युत बल्ब होते हैं, वो बहुत गर्म हो जाते हैं। रीज़न यही है कि वो ज़्यादातर हीट पैदा कर देते हैं। आप अपने कमरे में बंद कमरे में 100 वाट का अगर आप बल्ब जलवा दो, यानी 4 घंटे, तो कमरा अपने आप गर्म होगा। रीज़न वहाँ से हीट जनरेशन ज़्यादा हो रहा है। अब हमें तो प्रकाश चाहिए, इसलिए हम इसका विकल्प ढूँढेंगे और विकल्प हमने पहली बार जो ढूँढा, तो या तो ट्यूब लाइट ढूँढा या तो सीएफएल ढूँढा। क्योंकि आप एक टॉपिक और पढ़ोगे जिसका नाम है एलईडी। एलईडी के लिए हम टॉपिक उठाएँगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पर हम केवल सीएफएल तक रुक जाएँगे। तो 2 विकल्प आए बल्ब के, एक आया विद्युत रॉड ट्यूब आया, जिसको एडमंड जैम ने खोजा था और एक और आया सीएफएल, तो दोनों के बारे में हम बात करते हैं। ये जो जानकारी है ये है इलेक्ट्रिक ट्यूब के बारे में, इलेक्ट्रिक ट्यूब रॉड के बारे में जानकारी दी गई है कि मरकरी वेपर लैंप के तौर पर इसे खोजा गया था और काँच की एक लंबी नलिका होती है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा फ्लोरोसेंट या प्रतिदीप्तशील पदार्थ का हम लेपन कर देते हैं। और हाँ, एलईडी बेटा ना आगे टॉपिक पढ़ाएँगे लाइट इमिटिंग डायोड जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएँगे। इसमें हम पारा और आर्गन गैस भरते हैं और हालाँकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों किनारों पर हम बेरियम ऑक्साइड से लेपित 2 तंतु लगा देते हैं और जब धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो गैसों को आयनित कर देते थे। इस तरह से विद्युत रॉड जो है इलेक्ट्रिक रॉड व्हाइट व्हाइट कलर में चमकने लगता था। इसमें एक खास बात ये हुई कि इसने 60 से 70% एनर्जी को प्रकाश में बदल दिया, अर्थात काफ़ी एफिशिएंसी आई और हमने लाइट की क्षमताओं में विस्तार हासिल कर दिया। दूसरा है सीएफएल, ये जानकारी दी गई है सीएफएल के बारे में। इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट
लाइट। इसको एडवर्ड ई हैमर ने विकसित किया था सबसे पहली बार। इसमें भी हम जहरीला पारा और फास्फोरस पढ़ते हैं और ये एक बल्ब के स्थान पर इस्तेमाल हुआ और इसने बहुत लंबा समय गुजारा हमारे जीवन में। खैर, आगे अगर बढ़ें तो हमें एक और लास्ट में मिल जाए जिसका नाम है ट्रांसफार्मर, है ना? तो ट्रांसफार्मर जैसे मैं आपको बताऊँ कि 2 ट्रांसफार्मर हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है जो विद्युत सप्लाई हो रही है, इसकी पावर को या तो घटा दो या तो बढ़ा दो और खास करके उसे मैनेज या उसे मेंटेन करके रखो जिससे कि स्थानीय लोगों को दिक्कत ना आने पाए। इस तरह से 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर हमारे सामने होते हैं उच्चाई, एक होते हैं अपचाई, है ना? तो दोनों को थोड़ा-थोड़ा समझना है। एक होते हैं स्टेप डाउन, इनका काम है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देते हैं और दूसरे होते हैं स्टेप अप, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमें ध्यान देना जैसे कि अपना जो चार्जर है ना मोबाइल फ़ोन का, जो हम चार्जर यूज़ करते हैं, ये वाला, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है क्योंकि ये 220 वोल्ट लेता है और उसको कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट में, जिससे हमारी मोबाइल चार्ज हो जाती है। तो अब चूँकि इसने क्या किया, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में स्टेप डाउन कर दिया पूरी तरीके से। तो 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर अपने पास है, एक है स्टेप डाउन, एक है स्टेप अप, है ना? तो ये रहा पूरा टॉपिक जिसको हमने नाम दिया है विद्युत यानी कि प्रकाश। यहीं पर विद्युत से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट अब समाप्त हो जाता है। मुझे जितना इसमें लग सका कि आपको इतना पढ़ना चाहिए उतना हमने दे दिया है। अब इसकी कॉपी में आप नोट्स प्रिंट कर लीजिएगा। कल से हम एक नए चैप्टर की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसका नाम है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। तो जो ट्रेडिशनल फिजिक्स है उसका ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में और फिर हम लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स बता के भौतिक विज्ञान संपन्न करेंगे और इसी रूट पे जो आप रूट लेके चल रहे हैं, इसी पर ही हम लोग केमिस्ट्री ला देंगे जैसे फिजिक्स और जो बायोलॉजी चल रहा है वो अपना रन करता रहेगा, चलता रहेगा। तो अब आज के लिए इजाज़त चाहूँगा और आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल करिए। बाकी बायोलॉजी कक्षाओं के नोट्स आप बनाते रहिए, बहुत आवश्यक रहेगा। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ में आएगा। थैंक यू और इतना नोट कर लीजिएगा, बिना नोट किए मत मानना, मेरे पास समय अभाव है और इस वजह से हम आपको इस संदर्भ में सारा कुछ समझा रहे हैं। प्रयास करना कि आप भी इसे नोट डाउन कीजिएगा। इलास्टिसिटी एक बार और बता दो। अच्छा डाउट है, क्या डाउट है? बताना। कल पूछ लें, क्लास में जब मैं आऊँगा तो कल ही आप एक बार पूछ लें इलास्टिसिटी के बारे में क्या बताएँ। इतनी इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ लोगे तो मेरा अपना नज़रिया है कि यहाँ से काम बन जाएगा। बायोलॉजी पीपीटी से हाँ, जहाँ हो सकता है वहाँ पढ़ा देंगे, अभी तो आवश्यकता नहीं लग रही है ना? हम लोगों का लेट से जॉइन करवाया जाता है बायोलॉजी में। हाँ, वो मैं दीपक भारती भैया उसके लिए मैं अभी बोलूँगा कि ऐसा ना करें वो। डब्ल्यूसी का कुछ टॉपिक छूट गया है। हाँ, अभी मैं उसको चेक करवाता हूँ कहाँ छूटा है, उसको आपके लिए वो अपलोड करेंगे। तो खैर आज की अब दीजिएगा मुझे इजाज़त। बायोलॉजी में टाइम से लाइव करें, हाँ, हाँ, बिल्कुल करेंगे, मैं उनको बोल दूँगा।